না রেকর্ডিং তো শো করছে না। হয়ে এবার গেছে। হয়েছে। अरे करेगा करेगा। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, ये इनकम टैक्स में हम लोग बेसिक्स का डिस्कशंस कर रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जैसे कि अगर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था सर, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैंने असेसमेंट ईयर वगैरह कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सर एक स्पेशल पॉइंट्स, कुछ सैलरी रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स था, मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन पूरा सैलरी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, वो मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा, सैलरी छोड़ के मैंने बीपी, एचपी, अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन, ये चैप्टर्स के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्टरी मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट है हर एक जो हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें सैलरी के बारे में मैंने कुछ आपको बताया। लेकिन सैलरी का जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सर, और थोड़ा बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। और ये जो और बाकी हेड्स है लाइक हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड, कैपिटल गेन हेड एंड सर अदर सोर्स हेड, ये हेड्स के बारे में भी मैंने आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा। बट आज मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस के बारे में मैं चर्चा करूँगा, बिकॉज एक बार रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस हो जाए ना सर, तो इनकम टैक्स में काफ़ी सारा क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। और फिर आप लोग एक काम कीजिएगा, सैलरी जहाँ पर आपने लिखा ना सर, सैलरी के बाद 2-3 पेजेस आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर मत छोड़िए, बाद में आप वहाँ पर ज्वाइन कर दीजिएगा। बिकॉज सैलरी, एचपी, बीपी एंड हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, ये इंट्रोडक्टरी लेवल में इनके बारे में मुझे कुछ आपको बताना है, लिखाना भी है। बट मैं सोचा कि आज थोड़ा रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस कर लूँ, उसके बाद मैं उसको कराऊंगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके मुझे थोड़ा सा हमेशा एक चिंता होता है कि सबको थोड़ा सा ठीक ठाक से वो बता देते हैं, तो वो पहले एक बार मैं आज कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर जाके मैं वो हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन जो है, जैसे सैलरी का हुआ है, बाकी चैप्टर पे भी मैं करूँगा सर, ठीक है। तो चलो सर एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं। इन द मीन टाइम, शुभो एंड शुभश्री, गुड मॉर्निंग सर। গুড মর্নিং দাদা। মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। অফিসে তো একটু প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, অফিস থেকে বসেও করার চেষ্টা করছি, সেটাই অনেকে তো এটাই করবে না, আমার অফিস আছে বলে বাহানা করে দেবে। ठीक है, चलो सर, टाइम मिलने से अपना डेवलपमेंट करते रहो। दुनिया में लोगों को बहाना बहुत है सर, किस कारण से नहीं हुआ उसके लिए हजारों बहाना ढूंढ निकल जाएगा, लेकिन अपना गलती कोई नहीं दिखता, सब दुनिया का गलती दिखता है। अच्छा ठीक है, चलो सर, सुबह सुबह ज्ञान मत दो, पढ़ाई करो। ओके चलो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर लिया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देख लो सर। अच्छा, जो बात मैंने बोला उसको ध्यान रखिएगा सर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर कि हम लोगों ने सैलरी हेड किया ना, और पिता सैलरी हेड लास्ट दिन हम लोग थोड़ा सा, हाँ, सैलरी का जस्ट इंट्रो पार्ट, सैलरी का इंट्रो पार्ट हम लोगों ने किया। अच्छा, स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, ओके है दादा। ठीक है, सैलरी का इंट्रो पार्ट हम लोगों ने किया, वैसा ही हाउस प्रॉपर्टी का भी इंट्रो पार्ट आई विल डिस्कस सर। सेम टू सेम वे में सर बीपी का भी इंट्रो पार्ट करेंगे। इंट्रो पार्ट में बहुत सारा स्पेशल पॉइंट्स, जो बेसिक बातें जानना जरूरी होता है ना, उसका चर्चा करेंगे। सैलरी, एचपी, बीपी, कैपिटल गेन हेड, इसका भी इंट्रो पार्ट, और अदर सोर्स हेड, इसका भी इंट्रो पार्ट। ये सभी का इंट्रोडक्टरी एरिया में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं सोचा था आज ही करूंगा, बट आज मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ। स्किप मतलब मैं नेक्स्ट वीक में इसको फिर से पकड़ लूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में थोड़ा सा नोट डाउन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको आज थोड़ा सा स्किप कर लिया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ सर, आप चाहो तो आपके सैलरी के बाद कुछ जगह रख लो, पर चैप्टर के वाइज, मतलब पर हेड वाइज 1.5-2 पेज करके, ठीक है, 1-1.5 पेज करके आप अलग कर सकते हो, ठीक है। एचपी का 1 पेज हो जाएगा, एक से इसका 2 पेज कर देना, बीपी का भी वही 2 पेज, कैपिटल गेन का भी 2, आदर्श उसका भी 2, हाँ वही ऑलमोस्ट 1.5-2 पेज करके आप छोड़ सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि बाद में आप लिख के
उसको कनेक्ट कर लेना, ऐसा भी आप कर सकते हो सर, ठीक है। तो ठीक है, मैं बाद में आपको ये कराता हूँ, बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस के बारे में। जो इनकम टैक्स का सर, मतलब क्या बोलो सर, हार्ट मान सकते हो आप, इसके बिना इनकम टैक्स में ना बात ही नहीं बढ़ता आगे। विदाउट रेसिडेंशियल स्टेटस हर बात ऐसे अधूरा लगता है, एवरीथिंग इज अधूरा। क्यों सर? आप लोग अगर इंट्रोडक्शन क्लास का एक छोटा सा लाइन ख्याल करोगे, हाँ सर, एकदम पहला वाला जो बेसिक का क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास का, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का जो पहला क्लास था, मतलब 2-3 क्लास पहले का बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स। मैं देखता हूँ मुझे नोट्स मिलता है कि नहीं, मैं अपने नोट से भी दिखा सकता हूँ। एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। चेक करो तो, एक बार कॉपी चेक करो आप लोग, देखो। हाँ सर, एक बार चेक करके बताओ ना, ये मिलता है कि नहीं। एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें मैंने आप लोगों को बॉक्स करना सिखाया था, पर्सन में बॉक्स, टैक्स में बॉक्स, इनकम पे बॉक्स एंड रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस पे बॉक्स किया ना आप लोगों ने। अरे आप लोगों ने बॉक्स बनाया था शायद, ये कौन सा डेट होगा, कोई मुझे थोड़ा याद दिला सकते हो? ये जो इंट्रोडक्शन सब बेसिक्स का पहला क्लास 31 अगस्त। ओके ओके, 31 अगस्त 25 अगस्त है दादा। 25 अगस्त में बेसिक के बारे में चर्चा किया था। टोटल इनकम, मेरे यहाँ पर नहीं दिखाई रहा है 31 25 अगस्त 25 अगस्त 25 में तो दिखाया ना। एक मिनट रुको, देखता हूँ। इटालियन नहीं, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वो 25 का ही एक्सटेंडेड था 31 को, ठीक है, मिल गया, मुझे मिल गया। गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে আবার নাকি রে? হ্যাঁ স্যার, আবার ঠান্ডা লেগে গেছে। ये যে করছিস। अच्छा देखो क्या पॉइंट था सर, एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, ये जो पॉइंट था, इसमें पर्सन कौन है आप लोगों ने पहचाना कि नहीं पहचाना? ये 2-3 क्लासेस में क्या आप लोगों ने पर्सन के बारे में जाना? कितना तरह का पर्सन होता है? नॉर्मली 7 तरह का पर्सन होता है ना? इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आप लोगों ने पर्सन कौन है इनकम टैक्स में ये तो जान लिया सर। फिर इनकम टैक्स में टैक्स के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज हो गया ना सर। टैक्स क्या होता है, टैक्स रेट आपने, आप लोगों ने कुछ ना हो तो कम से कम इंडिविजुअल टैक्स रेट के बारे में तो आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया क्लास में। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, आप लोगों ने कंपनी वगैरह का भी टैक्स रेट देखा, 30% फ्लैट, 25% है, या 40% फॉरेन कंपनी के लिए। तो आप लोग टैक्स के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल ही गया। फिर हम लोगों ने इनकम के बारे में भी लास्ट क्लास में चर्चा किया कि नहीं किया रे? लास्ट क्लास में कितना हेड्स ऑफ इनकम हो सकता है, इसका भी एक पॉइंट डिस्कशन किया। मैंने अभी आपको बस यही बताया कि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में सैलरी के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखाया, वैसा ही मैंने आपको HP, BP, CG, अदर सोर्स के बारे में भी इंट्रोडक्टरी नोट्स लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा स्किप किया, आज मैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे थोड़ा सा बात करूंगा इसलिए, ठीक है। अभी 2-3 क्लास में रेसिडेंशियल से लूंगा और उसके बाद जाके मैं फिर से आपको हेड्स ऑफ इनकम में ही लेके आऊंगा, बिकॉज हेड्स ऑफ इनकम ही है जो आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स में टाइम लेगा। आप लोग बात समझ रहे हो ना सर? तो इनकम क्या है उसका भी आपको नॉलेज तो मिल गया सर, कि नॉर्मली हम लोग 5 हेड से इनकम कर सकते हैं। एक हो गया आपका सैलरी हेड से इनकम करना, दूसरा हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम करना, है ना। दूसरा आपका क्या हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी। कल के क्लास में ही मैं बता रहा था कि आप कौन सा हेड से कमा सकते हो। तो आप सैलरी जॉब करके कमा सकते हो, आपका अगर घर है तो उसको रेंट पे डाल दो, ठीक है, वहां से कमा सकते हो। इनकम का जरिया सर, हाँ, इनकम का जरिया। आपके अगर बिजनेस है तो बिजनेस कर लो, प्रोफेशन है, वोकेशन है, वोकेशन मतलब कोई स्पेशल कला है आपके अंदर, जैसे कि आप एक अच्छा डांसर हो, आप एक अच्छा सिंगर हो, आप एक अच्छा एक्टर हो, तो स्पेशल कला को क्या बोलते हैं सर?
स्पेशल आर्ट जिसके अंदर होता है ना, स्पेशल जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं वोकेशन। और बाकी प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राइवेट ट्यूटर, ये लोग डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर अगर कहीं पर जॉब करे तो वो सैलरी में काम करता है, पर डॉक्टर जब अपना पर्सनल प्रैक्टिस करता है ना तो उसको प्रोफेशनल्स कहते हैं सर। तो इस तरह का डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो भी प्राइवेटाइज्ड वे में मतलब पर्सनल लेवल में प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोफेशंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज में होता है बट नॉट अ स्पेशल टाइप्स ऑफ, जैसे कि सिंगर डांसर टाइप का नहीं है, मतलब इसका बहुत ज्यादा दिखता है कॉम्पिटिटिवली। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, और बाकी बिजनेस तो है ही सर, जो भी बिजनेस आपके अगल बगल में जिधर देखो बिजनेस ही बिजनेस नजर आता है। हाँ, जिधर देखो चाय के दुकान से लेके कॉर्पोरेट बिल्डिंग तक, हाँ, आप लोगों को हर जगह क्या दिखाई देता है? आईटी सेक्टर्स, सेक्टर 5 से लेके डलहौजी, इंडिया, कोलकाता का ओल्ड बिजनेस हब और कोलकाता का न्यू बिजनेस हब। न्यू बिजनेस हब इज सेक्टर 5, ओल्ड बिजनेस हब इज डलहौजी, ठीक है, जिसको बीबीडी बाग से नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो। तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस को लेके तो बहुत ज्यादा चर्चा होगा। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी है, बेच के कमाते हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी बेच मतलब बेसिकली आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कार इन द सेंस अगर आपके पास वैल्यूएबल कोई चीज है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है जैसे कि ज्वेलरीज वगैरह हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, ठीक है, जो ट्रांसफरेबल भी हो, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट है सर कैपिटल गेन, ये भी एक जबरदस्त चर्चा है, ठीक है। शेयर मार्केट में शेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना सर, वो भी कैपिटल गेन में आ जाता है। और अदर सोर्स में जैसे कि बहुत सारा जो कहीं नहीं जगह मिलता वो अदर सोर्स में आता है, जैसे कि कुछ फेमस एग्जांपल डिविडेंड इनकम, ठीक है। कुछ फेमस एग्जांपल्स में आपका क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग गेमिंग जीतना, जैसे कि केबीसी जीतना, आपका दादागिरी जीतना जो बंगाल में सौरभ गांगुली करते हैं। केबीसी तो जानते ही है सब कोई, कौन बनेगा करोड़पति, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का। या फिर अगर कोई लॉटरी जीत गया तो वो भी तो इनकम है ना सर। तो ऐसे काफी सारा ढेर सारा इनकम को लेके हम लोग चर्चा करेंगे अदर सोर्स में। तो ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब इनकम का एक क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इनकम का सोर्स है। इसका पिटारा लेके जब ओपन करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा सर। सैलरी के अंदर भी कमाने का बहुत जरिया है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी अलग अलग बातें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस होते हैं सर। मोस्ट सबसे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी का होता है। बीपी बड़ा लेंदी है बट बिजनेस में बहुत काम आता है। कैपिटल गेन आप समझ ही रहे हो, प्रॉपर्टी का लेन देन का मतलब वो इनकम। और अदर सोर्स, इसके अंदर तो ऐसा इनकम को लाया जाता है जो शायद आपने फील भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे इनकम। तो इनकम का सोर्स जो है वो इनकम टैक्स का, आप क्या बोलूं सर, जान है, एकदम जान है सर। लेकिन आज मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूं आपसे, इनकम के बारे में चर्चा नहीं करूंगा डिटेल्स में, मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं सर रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके सर, स्टार्ट तो करो, तब से बोले जा रहे हो रेसिडेंशियल स्टेटस। सर एक्चुअली देखो, इनकम समझना है, पर्सन समझना है, टैक्स समझना है, बट सब कुछ ठीक है एक तरफ, बट जब तक रेसिडेंशियल स्टेटस ना समझो, जब तक किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस ना समझो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते रियल लाइफ कैलकुलेशंस के टाइम पे। तो बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके चलो सर, चलो कॉपी पेन रेडी करो, बहुत कुछ वाइटल पॉइंट लिखना है, बहुत सारा वाइटल पॉइंट्स लिखना है। तो हेडिंग कर दिया क्या? चलो हेडिंग कर दिया सर। रेसिडेंस बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रेसिडेंस मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है, और इसके ऊपर बेस करके लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन जिसका बेस होता है रेसिडेंस, ठीक है। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, जानते हो कि कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आता है सर, वो बता दो। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ सर। एक्चुअली ये जो तरीका है ना, कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आता है वहां से मैं ज्यादा पढ़ूंगा, और जिस चैप्टर से मार्क्स आता ही नहीं है वहां से नहीं पढ़ूंगा, इस तरह का सोचना एकदम बेकार का सोच होता है, आपका करियर को खत्म करने का सोच होता है। सर क्या बात करते हो? यस सर। देखो सर, आप अगर इनकम टैक्स सीखोगे तो आपको ये सब चीज सीखना पड़ेगा, आपको ये सभी चीजें सीखना पड़ेगा। अगर आप पर्सन के बारे में नहीं जाने, ये तो बेसिक चैप्टर के अंदर बोला जाता है, तो कोई बोलेगा बेसिक से कितना मार्क्स आता है, अगर आप वेटेज चेक करोगे 4 नंबर 5 नंबर बेसिक से पूछता है, लेकिन जिसका बेसिक नहीं है वो क्या समझेगा इनकम टैक्स के बारे में? नॉट जस्ट अबाउट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इनकम टैक्स, इट्स ऑल अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। आप बात को समझो, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, आपको पर्सन नहीं पता, तो आप किस चीज का इनकम टैक्स सीखोगे?
टैक्स रेट के बारे में बेसिक्स में कहा गया है, तो आपको रेट ही नहीं पता, तो क्या आप इस तरह से चैप्टर को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स आता है? अरे भाई जरूरत समझो, इफ यू डोंट नो पर्सन, इफ यू डोंट नो टैक्स, इनकम के बारे में तो अलग अलग चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर से कौन सा मतलब कौन से हेड से कब क्या सवाल कर ले, इसके बारे में पूछना मतलब एक अलग ही बात है सर। सैलरी से भी सवाल कर सकते हैं, बीपी से कर सकते हैं, एचपी से कर सकते हैं, अदर सोर्स से पूछ सकते हैं, आपके सामने कोई भी चैप्टर उठा के सवाल कर सकते हैं, किसी भी हेड्स ऑफ इनकम का अंदर की बात पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ सर डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में 5% 10% कवरेज तो रेसिडेंशियल स्टेटस डायरेक्ट करता है, लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्लीट सम्स होता है ना, कंप्लीट सम्स मतलब कंप्लीट एक किसी भी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना, उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी चेक करना। अगर आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में नहीं आएगा तो आप इनकम टैक्स में अंधा रह जाओगे। तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये एकदम ना सर मतलब जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस को ना बहुत अच्छे से करना सर, बहुत अच्छे से। आई होप सर आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। ओके तो पहले थोड़ा सा एक काम करो, रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ फ्लो चार्ट बना लो सर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट है जिस पॉइंट्स को थोड़ा फ्लो चार्ट के जरिए आपको लिखाता हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट के जरिए जैसे ये रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो मैंने आपको अभी बताया, इसके अंदर दो चीज है सर। एक है रेसिडेंशियल स्टेटस, जो मेरा डिटेल्स चर्चा रहेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसके बारे में एक्चुअली सेक्शन 6 के अंदर कहा गया है। कहाँ कहा गया है सर? सेक्शन 6। पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सेक्शंस बहुत वाइटल है यहाँ पर, ठीक है। और एक आ जाता है सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एक हो जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा क्या हो गया? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। थोड़ा फ्लो चार्ट बनाइए, फिर लास्ट में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसके बारे में सर सेक्शन 5 में कहा गया है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 5 में कहा गया है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सेक्शन 6 के बारे में क्या क्या सीखना पड़ेगा उसका थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 में क्या सीखना पड़ेगा उसका थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं। तो सेक्शन 6 में हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा सर? सेक्शन 6 हमें सिखाते हैं, सेक्शन 6 हमें सिखाते हैं एक तरफ इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में, एक तरफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कौन सर? अर्पिता बोल, इंडिविजुअल कौन होते हैं? हेलो बोलो सर, इंडिविजुअल कौन लगते हैं सर? पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन मीन्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल। इंडिविजुअल पर्सन मीन्स किसके बारे में बोला जा रहा है? हाँ सर भूल गए? अरे हम आप जैसे लोग, इंसान के बारे में कहा जा रहा है सर। हम आप जैसे लोग মানে আমার বা তোর মতো মানুষজনের কথা বলা হচ্ছে। बिलो 60, एक बिलो 60 इयर्स एज वाले लोग, हाँ सर, बिलो 60 ईयर, ग्रेटर देन 60 टू 80 ईयर, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है। ग्रेटर देन 80 के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को इंडिविजुअल कहते हैं सर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है सर एचयूएफ के मतलब? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लोग कौन होते हैं बताओ ना सर? हिंदू जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सिख, जैन, बुद्धिस्ट फैमिलीज को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। दो बट मतलब सिख जैन आर नॉट हिंदू, मतलब एज पर रिलीजियस कॉन्सेप्ट उनको हिंदू नहीं बोल सकते, बट रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जो मान्यता है, जो फेथ है, बिलीफ है, बट फिर भी उनको एचयूएफ के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखते हैं, बिकॉज इनका जो बिजनेस का जॉइंट फैमिली बिजनेस का तरीका है उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। गवर्नमेंट ने नाम दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट उनका रिलीजियस अलग है, बट उस पे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट इस्लाम को इसके अंदर नहीं लिया गया, मतलब बेसिकली मुस्लिम फैमिलीज को, मुस्लिम फैमिली में जो जॉइंट फैमिली बिजनेस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसीलिए
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सिख जैन फैमिलीज को लिया जाता है, बट मुस्लिम को थोड़ा सा अलग रखा जाता है बिकॉज उनका अपना कुछ पर्सनल रूल्स होते हैं। वेरी गुड सर। तो इसका भी एक अलग बिजनेस स्टेटस होता है, इसका भी एक अलग बिजनेस स्टेटस होता है। क्यों बिजनेस स्टेटस? इसलिए बिकॉज ये इसका भी एक तरह का अर्निंग ग्रुप होते हैं, फैमिली बिजनेस होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स एचयूएफ का, जल्दी बताओ सर, एचयूएफ के एग्जांपल। And sons and daughters. वेरी गुड सर। मतलब मार्केट में हम लोग दुकान देखते हैं सर, एंड KC सन्स, Paul and ग्रैंड Sons. सन्स, केसी पॉल एंड सन्स, ठीक है, फेमस। बारिश के टाइम पे छतरी यूज करते हैं। दुकान के नाम पे अगर आपको ऐसा दिख जाए ना तो आप समझ जाना कि एचयूएफ का बात चल रहा है, एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, एंड डॉटर्स, ठीक है, ग्रैंड डॉटर्स, ऐसा नाम दिखेगा आपको। समझ में आ रहा है रे अर्पिता? हाँ दित्सा? Yes, sir. ओके। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल तो समझना ही पड़ेगा, सबसे हॉट टॉपिक है इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस समझना, बट साथ में हम लोग एचयूएफ का भी, एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में भी सीखेंगे। सर और किसके बारे में सीखेंगे? सर और सीखेंगे हम लोग और एक तरह का, और बाकी पर्सन्स में कौन कौन आ गया। जैसे सर हमें फार्म के बारे में जानना चाहिए, तो फार्म एलएलपी, ठीक है, एओपी, बीओआई, कंपनी एटसेट्रा, इनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है सर, ठीक है। तो फार्म, एलएलपी, बीओआई, एओपी, इनका भी रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर अगर मैं इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ में थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं कि इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, अब इसके बारे में बात करता हूं। मैं अंदर में कोई प्रोविजंस नहीं बता रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि सीखने को क्या मिलेगा। तो आपको इंडिविजुअल का रेसिडेंट के बारे में जानना है, मतलब एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का है या नहीं है, ये आपको पता करना होगा। सर इंडिया का है या नहीं है, इसके साथ क्या लेना देना? अरे बहुत सारा लेना देना है, जस्ट वेट एंड वॉच सर। रेसिडेंट है या नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है सर। दूसरा बात, अगर एक बार आपको देख लेते हैं कि वो रेसिडेंट है, तो फिर रेसिडेंट में भी ना दो तरह होता है, मतलब रेसिडेंट के अंदर भी ना टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंट होता है। कौन बता सकते हो सर, बोलो रेसिडेंट का टू टाइप्स। Resident, but not ordinarily resident. And resident, Okay. ordinarily resident. वेरी गुड सर। एक होता है ROR एंड दूसरा होता है RNOR। वेरी गुड सर। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। आप लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख दो नीचे, ठीक है, भूल जाओगे बाद में, फुल फॉर्म लिख दो नीचे। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ बंगाली या हिंदी में, एमनितो रेसिडेंट, ओमनितो रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। एमनितो रेसिडेंट, ओमनितो रेसिडेंट, मतलब ये हिंदी में बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट। एंड RNOR के अंदर आप लिख दो सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब ऐसे रेसिडेंट बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ऐसे रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ठीक है। ये किस तरह का लोग है सर, पहचानना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा खेल क्या चल रहा है बोले तो पहचान कौन का खेल है, पूरा खेल ही है पहचान कौन। पहचान लोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम सही रहेगा, अगर पहचानने में गलती हो जाए तो सिस्टम में पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इनकम टैक्स। The resident and ROR and RNOR, you have to find out these things very carefully, okay। तो ये हो जाएगा रेसिडेंट के अंदर। लेकिन इसके अलावा इंडिविजुअल्स पे आपको और भी कुछ चीजें समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स के अंदर ही बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। इंडिविजुअल्स में आपको एक अनदर चीज समझना पड़ेगा, वो होता है सर डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। मतलब ये डीम्ड रेसिडेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है जानते हो? जैसे मैं कल आपको बता रहा था ना सर, यस्टरडे वाले क्लास में, कल की क्लास में बता रहा था मैं आपको, डीम्ड का मतलब क्या है? लो, अरे लो क्या, लो मान लिया हमने। हाँ सर, हाँ सर, मान लो कि रेसिडेंट है। तो डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे कि रेसिडेंट है। किसके लिए, किसके साथ ये वाला बात ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जाता है इस पॉइंट के साथ। किस पॉइंट के साथ? ये वाला पॉइंट के साथ सर। किस पॉइंट में एरो किया सर? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पॉइंट के साथ जाता है, ठीक है। डीम्ड रेसिडेंट, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि कब डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और एक सर, और एक
फाइनल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, दैट इज वन एंड ओनली नॉन रेसिडेंट। ओके, या तो बंदा रेसिडेंट होगा या तो बंदा नॉन रेसिडेंट होगा, बट रेसिडेंट के अंदर भी 2-3 खबर आ जाएगा। एक ROR RNOR, ठीक है, जिसमें ROR का मतलब हो जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड RNOR का मतलब होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर अभी बस लिखते जाओ, अभी समझने का कोई जरूरत नहीं है, बस नाम जो कान में आ रहा है ना इसी को लेके शांति करो अभी, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक एक पॉइंट में एक पॉइंट पे चर्चा चलेगा, ठीक है, जैसे चाय पे चर्चा चलता है ना, ऐसे एक पॉइंट पे चर्चा चलेगा। सो आई डोंट थिंक कि कुछ चिंता का विषय है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे कि किसको रेसिडेंट बोलेंगे, किसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, किसको डीम्ड रेसिडेंट बोलेंगे। डीम्ड रेसिडेंट नॉर्मली मतलब RNOR के साथ ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ इसके एरो को कनेक्ट भी किया, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडिविजुअल्स वाला पॉइंट, इंडिविजुअल और HUF वाला पॉइंट। मतलब ये जो भी पॉइंट्स के साथ मैंने अभी आपके साथ बात किया ना, ये इंडिविजुअल एंड HUF पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। किस पे एप्लीकेबल हो जाते हैं सर? इंडिविजुअल एंड HUF पे एप्लीकेबल होते हैं। हम लोग को बात समझ में आ रहा है ना सर? लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट है सर, ये व्हाइट में जो लिखा हुआ है दैट इज फार्म, LLP, BOI, कंपनी एटसेट्रा, इनका क्या सर? सर इनका ज्यादा कुछ नहीं, इनका दो ही चीज देखना होता है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ये फार्म, LLP, इनके लिए बस आपको दो ही चीज समझना होता है, क्या ये रेसिडेंट है और क्या ये नॉन रेसिडेंट है। ये दोनों में से कुछ भी एक होगा तो उसका भी रूल्स है, आई विल डिस्कस सर। या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, इसका भी रूल्स है, प्रोविजंस है इनकम टैक्स में, जो आपके साथ में आगे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको जानना क्या है रेसिडेंस में, बहुत कुछ जानना पड़ेगा रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा सर। इंडिविजुअल और HUF का कैरेक्टर ना थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड ऑफ है, बट एकदम सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इंडिविजुअल और HUF में भी थोड़ा फर्क है। फार्म, LLP, BOI, कंपनी एटसेट्रा, इसका थोड़ा सा सिमिलर नेचर का है, लेकिन रूल्स अलग हो सकता है। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का अलग अलग। तो आपको पहचानना क्या होगा, क्या कोई फार्म, क्या कोई कंपनी रेसिडेंट है इंडिया का? अगर रेसिडेंट है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। हम लोग बात समझ रहे हैं सर? रेसिडेंट पे डिपेंड करता है आपका टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंट पे डिपेंड करता है आप किस तरह का रेसिडेंट हो। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो फिर क्या आप पे टैक्स नहीं लगेगा? अरे पूरा लगेगा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या हमेशा नॉन रेसिडेंट पे टैक्स लग जाता है? अगर भाई इंडिया में इनकम करेगा तो जरूर लगेगा, बट कब छूट मिलेगा, कब छूट नहीं मिलता है, सब कुछ समझना पड़ेगा सर। रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस करके एग्जाम्पशन डिडक्शंस भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पशन डिडक्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, सो ये सब पॉइंट को एकदम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, एकदम इग्नोर नहीं करो सर, पूरा का पूरा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात को समझो। ओके, तो आपको ये तो समझ में आया कि क्या पढ़ने वाले हैं सर हम लोग। ओके, क्या जानना है हम लोगों को। अभी क्या करेंगे सर, अभी आप एक काम करो, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो रेसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा? इसमें आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 5 के तहत, यहाँ पर भी आपको ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जानना पड़ेगा। जैसे कि सर, जैसे कि इसमें भी एरो लगाते हैं सर, ठीक है, इसमें भी कुछ एरो लगाते हैं। क्या क्या समझना पड़ेगा यहाँ पर? जैसे आपको यहाँ पर पहले जानना पड़ेगा सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, मतलब ROR के बारे में बात कर रहा हूँ सर। अगर कोई ROR है तो फिर उसका टोटल इनकम का स्कोप क्या होगा, उसको किस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ROR के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, बोलते हैं कि ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप ROR हो, मैं इसको डिटेल्स में बाद में फिर से चर्चा करूंगा, बट यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। ग्लोबल इनकम, आप दुनिया में कहीं पर भी इनकम करो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, अभी समझ में नहीं आएगा, क्यों? पूरा का पूरा बिकॉज अभी तो आप लोगों ने ROR, RNOR ये सब के बारे में जाना ही नहीं, तो जब पूरा जानोगे तभी ना समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जानना क्या है। तो ROR को सर पूरा दुनिया भर से कमा के लाओ, कहीं से भी कमाओ, इंडिया से कमाओ, फॉरेन से कमाओ, फर्क नहीं पड़ता, टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आप RNOR हो, RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। हाँ सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अभी मैं बात कर रहा था ना ये सब चीजों पे, मतलब ऐसे रेसिडेंट बट नॉट वैसे रेसिडेंट। हाँ,
ऐसे रेसिडेंट बट नॉट वैसे रेसिडेंट। बट मतलब सर, मतलब अभी मैंने समझाया नहीं आपको, प्रोविजन सही इसका कि किसको आर और बोलेंगे, किसको आर नॉर बोलेंगे। बट वेट सर, अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है मन में कि क्या है, तो वेट करना पड़ेगा ना सर, हड़बड़ी से थोड़ी ना कुछ होगा। अच्छा यहाँ पर सर एक काम करो, लिखो सर, इनकम which is received, income which is received or deemed to received, हाँ, और deemed to received, पॉइंट लिख लो एक बार, deemed to received, income which is received, which is deemed to received, accrued, deemed to received स्लैश देके लिखो accrued, accrued मतलब होता है सर ड्यू, accrue का मतलब होता है ड्यू, और arisen, और deemed to accrue or arise, और deemed to accrue or arisen. In India, deemed to accrue or arise in India, मतलब अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस आर नॉर टाइप का है, ठीक है, तो उनके केस में बोला जा रहा है कि इनकम व्हिच इज रिसीव्ड, अगर वो इंडिया में इनकम रिसीव करता है या फिर डीम टू रिसीव करता है, मतलब मान लेंगे कि इंडिया का रिसीव्ड है, बट कब मानेंगे, क्यों मानेंगे, उसके लिए आगे चर्चा रहेगा। एक्रूड किसको बोलेंगे, एक्रूड और अराइज किसको बोलेंगे, डीम टू एक्रू, डीम टू अराइज किसको बोलेंगे, वेट करना पड़ेगा सर। मतलब ये सब केस में अगर ऐसा मान लेंगे तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। ये एक केस है सर, किसके लिए, आर नॉर के लिए एक केस है सर, आर नॉर के लिए ये एक केस हो सकता है, आर नॉर का एक दूसरा और एक केस हो सकता है, इनकम या आर नॉर का और एक केस हो सकता है, इनकम which accrues or arise, income which accrue or arise, मतलब एक्रो मतलब ड्यू या फिर इंडिया में ही बन रहा है, और अराइज आउटसाइड इंडिया, पॉइंट में नोटेड सर, इनकम हो रहा है इंडिया में या फिर सॉरी आउटसाइड इंडिया में, एक्रो हो रहा है या फिर अराइज हो रहा है, इंडिया के बाहर इनकम कर रहा है, being derived from a business, being derived from a business controlled in or profession set up in India, controlled in or profession set up in India। लिखा सर आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, अगर आपने लिख लिया तो फिर जाके मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा सर, बोलो सर। सबका हुआ है सर, लिखा आप लोगों ने? फिर मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ओके देखो सर, ये आर के बारे में क्या बात की है, ऐसे तो आप लोगों को सबको आर पता नहीं है, मुझे पता है कि सबको नहीं पता, किसी किसी को पता हो सकता है। अच्छा देखो, तो आर एंड आर के बारे में मैं क्या बताऊं, आर जो है सर वो ग्लोबल इनकम भी इंडिया में टैक्स देगा, बट आर का मतलब मैंने आपको क्या नॉर्मली बता रहा हूँ, वैसे रेसिडेंट है, मतलब ऐसे रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट नहीं है, मतलब रेगुलर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इनके केस में बताया जा रहा है कि इनकम जो आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो रहा है, बट अगर वो बिजनेस का कंट्रोलिंग इंडिया से है या फिर उस बिजनेस के ऊपर बेस करके जो प्रोफेशन है अगर वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है, तो इन दैट केस यू आल्सो नीड टू पे टैक्स इन इंडिया। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा केस टू केस। वेट सर, ये सब केस के बारे में भी रेसिडेंशियल स्टेटस में चर्चा जारी रहेगा, मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत मजा देने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है सर। अनदर पॉइंट है सर नॉन रेसिडेंट। क्या पॉइंट है सर? नॉन रेसिडेंट। ये तीनों में से आप कुछ एक बनोगे, ठीक है। आप जब भी किसी भी क्लाइंट का इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही उसका टैक्स लायबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो नॉन रेसिडेंट के बारे में जब आप सोचते हो तो उसके बारे में क्या पॉइंट है सर, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो क्या वो इंडिया में टैक्स पे करेगा? इंडिया का रेसिडेंट है ही नहीं सर। सर रेसिडेंट और सिटीजन में एक फर्क होता है, जरूरी नहीं कि हर सिटीजन रेसिडेंट बन जाए,
बट ये रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली एज पर इनकम टैक्स मॉडल पे बना हुआ है, ठीक है। सिटीजन रेसिडेंट बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए डिपेंड करता है कि वो कितना दिन क्या इंडिया में रह रहा है। जो सिटीजन नहीं है क्या वो रेसिडेंट बन सकता है? हाँ सर, सिटीजन नहीं है फिर भी रेसिडेंट बन जाएगा अगर इनकम टैक्स का रूल फुलफिल हो जाए तो। सिटीजन नहीं है फिर भी रेसिडेंट बन जाएगा, जस्ट उसके लिए रूल फुलफिल होना पड़ेगा। वेट सर, ओके, यहाँ पर लिखिएगा सर, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट और डीम्ड रिसिप्ट, आप समझ रहे हो ना सर, डीम्ड टू बी रिसिप्ट, सॉरी डीम्ड टू बी रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट और डीम्ड टू बी रिसिप्ट एक्रूड और सॉरी एक्रूड का मतलब बार बार बोल रहा हूं सर, ड्यू, इनकम ड्यू होना, एक्रूड और अराइजन और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर इंडिया वाला ऐसा कुछ भी कनेक्शन जुड़ जाए ना, ठीक है, इनकम रिसीव्ड, इनकम डीम्ड टू एक्रूड रिसीव्ड, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रूड रिसीव्ड, इनकम अराइज इन इंडिया, अगर किसी भी नॉन रेसिडेंट का इनकम इंडिया से एक्रू हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डीम्ड टू एक्रू हो रहा है, डीम्ड टू रिसीव हो रहा है, तो उस नॉन रेसिडेंट को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब क्या उस पर्टिकुलर इंसान को इंडिया से इनकम हो रहा है, अगर इनकम हो रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ये इस सेक्शन 5 का बेसिक मुद्दा है, सेक्शन 5 का ये बेसिक मुद्दा है। बट सर कब किसको कितना छूट मिलता है, क्या रूल्स है, वही तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ सर, लिख लिया क्या पूरा का पूरा? ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया सर, लिखना बोलो। ऐसे तो पूरा समझ नहीं आया, बट यहाँ पर हम लोगों को, हाँ बोलो सर, हुआ है? ओके सर, अब ये एक्चुअली आपने सीखा नहीं, ये बस मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, सीखना तो अब होगा, ठीक है। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में डिटेल्स चर्चा होगा, पहले सेक्शन 6 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजों में भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलो सर, ये सेक्शन 6 जो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है, मैं इसके बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूँ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप लोग एक काम करो कि आप लोग इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पहले देखो। किसका? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मतलब आप, हम, मैं जैसे, ठीक है, आप, हम लोग, इंसान के बारे में बात चल रहा है सर, जो बेसिकली इंसान है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्या कहता है, चाहे आप बिलो 60 हो, चाहे आप अबव 60 हो, चाहे आप 80 ईयर्स से भी ज्यादा हो, ठीक है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, उसके पीछे सेक्शंस क्या है, प्रोविजंस क्या है, यू मस्ट नो दिस फर्स्ट, ओके। ये पहले आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। तो चलो सर, इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, फिर एचयूएफ के बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी एओपी बीवाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में पहले बताया। तो पहले सर सेक्शन 6 के बारे में चर्चा चालू करते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, हाँ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आल्सो। तो इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस बट किसका? इंडिविजुअल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल के अंदर एक काम करो, अगेन सर इसको भी ना फ्लो चार्ट के वे में ही सीखेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सुविधा होता है, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है सर, याद रखने के लिए काफी सुविधा हो जाता है। एक काम कीजिए सर, एक तरफ लिखिए रेसिडेंट एंड दूसरे तरफ लिखिए नॉन रेसिडेंट।
ठीक है, एक तरफ आपने क्या लिखा रेसिडेंट, दूसरी तरफ आपने लिखा नॉन रेसिडेंट। अब सवाल यही है कि सर किसको बोलेंगे रेसिडेंट और किसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। हाँ सर, ये जो इंडिया है ना हमारा, इस इंडिया में कौन हो जाएगा रेसिडेंट और कौन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कौन हो जाएगा रेसिडेंट एंड कौन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, और उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंसान का टैक्स लायबिलिटी, उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर इंसान का टैक्स लायबिलिटी। ये रहा हमारा देश इंडिया, दिख रहा है ना सर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनकम टैक्स के नजर से आप इंडिया का रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। क्या ऐसा बात नहीं कि नॉन रेसिडेंट होने से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हो और अगर इंडिया के साथ कोई बिजनेस मतलब इनकम का कनेक्शन डायरेक्टली कुछ नहीं है, तब तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बट रेसिडेंट का क्या है, ये तो टैक्स इनको देना ही पड़ेगा, कहीं से भी इनकम करो टैक्स इनको इंडिया में देना ही पड़ेगा। सर क्यों, जबरदस्ती क्या? अरे हाँ सर जबरदस्ती। सर गवर्नमेंट चल ही नहीं सकता टैक्स के बिना। हाँ सर, गवर्नमेंट फेल हो जाएगा, इतना बड़ा कंट्री को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। ये जो हम लोग यहाँ पर बैठ के अभी ऑनलाइन में आराम से क्लास कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे देश के जो सिपाही है ना सर, जो फौजी है, वो देश को यहाँ पर ना अभी जाओ कश्मीर में, पीओके में, चाइना के साथ अक्साई चाइना में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अरे बॉर्डर को देख रहा है, पहरा दे रहा है, ठीक है, पहरेदारी कर रहा है। तो ये सब में ना, और ये मतलब बात बात में ये लोग अटैक करता है, तो हमें इनको, हमारे देश को सुरक्षा देना बहुत जरूरी हो जाते हैं, हमारे देश को सुरक्षा देना बहुत जरूरी होता है। तो ये सुरक्षा के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, अभी मानो कि जैसे सेकेंड वेव आया था, ठीक है, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव आया था, क्या भयंकर सिचुएशंस क्रिएट हुआ। कुछ भी होता है हम चिल्लाते रहते हैं, ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, अरे भाई कौन ऑक्सीजन का प्लांट के बारे में सोचता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हाँ बात तो मैं भी मानता हूँ कि नहीं है, लेकिन बात यही है कि फिर जितना है उससे भी मेंटेन करना है, और भी चाहिए जरूरत के हिसाब से। जैसे कि पॉपुलेशन है 135 करोड़ की, 135 करोड़ और इंक्रीजिंग सर, 135 करोड़ ही नहीं है, इंक्रीजिंग। अब 135 करोड़ आबादी को उसका हर एक चीजों का देखभाल करने के लिए सिटीजन को, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट थोड़ी इनकम करता है सर, गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करेगा? गवर्नमेंट को अगर इनकम करने का फंड मिलता है तो कहाँ से फंड मिलेगा उसको? हमारे टैक्स से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? हम लोग टैक्स देंगे तभी जाके गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा। तो वो टैक्स गवर्नमेंट हम लोगों को प्यार से बोलते हैं तो हम लोग थोड़ी ना देंगे, इसलिए गवर्नमेंट हमसे छीन लेते हैं, ठीक है, रेड करके ले लेते हैं, ठीक है, रूल्स बना के ले लेते हैं। तो हमको ऐसे बोलेगा तो हम लोग सुनेगा नहीं ना सर, हम लोग ऐसे नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। हम लोग तो छुपाने के लिए अपने इनकम को और ज्यादा क्यों दे टैक्स, ठीक है। ऐसे एक सवाल है, सभी कोई ना बहुत बोलते हैं कि मेरा देश मेरे लिए क्या किया है, लेकिन ये एक चीज मैं हमेशा पूछता हूँ अपने आप को कि मैंने अपने कंट्री के लिए क्या किया है। तो मैं जब देखता हूँ तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर कंट्री से कुछ मांगने से पहले कंट्री के लिए कुछ करने का सोचना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं कुछ मांगने से पहले तो मेरे दिमाग में 10 बार सवाल आता है, कंट्री मेरे लिए कुछ करे उससे पहले मुझे भी तो कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो बेकार में सिर्फ आवाज उठा के क्या होगा। ओके सर, आई होप यू अंडरस्टैंड कहने का मतलब क्या है। कम से कम कुछ नहीं तो टैक्स तो पे कर देते हैं सर, जीएसटी देते हैं ना। हाँ सर, जीएसटी देते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने जरिया ढूंढा। अगर हम लोग प्रॉपरली टैक्स पे इनकम टैक्स दे देते ना, शायद गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स का ये जरिया ना ढूंढता, ठीक है। जीएसटी गवर्नमेंट ने इसलिए ढूंढा, और जीएसटी रेट में इतना ज्यादा चेंजेस होता रहता है और जीएसटी को लेके इतना ज्यादा बातें होता है, बिकॉज गवर्नमेंट को हम लोग अपने हिसाब से टैक्स नहीं पे करते। मतलब गवर्नमेंट अगर एक रूल्स भी बांध देता कि भाई इनकम टैक्स पे करो, फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ बहाना मारते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा भाई डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर हार्डली 3 से 4% लोग टैक्स देने के लिए रेडी है, बाकी लोग देना नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि फिर जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता तो क्या करना पड़ता है। हाँ सर, जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता तो उंगली को क्या करना पड़ता है, बोलो? उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन आज के कॉन्सेप्ट में घी का पैकेट फाड़ देना बेटर है। घी का पैकेट फाड़ देना बेहतर है। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ये इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी का इसीलिए आ गया सर, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट उंगली को टेढ़ा किया है, या फिर जैसे अगर आप बोलो कि पैकेट फाड़ दिया है, ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट। अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, बिकॉज विदाउट मनी, विदाउट फंड ये इतना बड़ा देश नहीं चल सकता। अब कोई बोलेगा सर करप्शन करता है, वो तो चलेगा ना सर, क्योंकि जो करप्शन करते वो भी हम आप जैसे ही कोई ना कोई है जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं,
है ना। अब चलो ये सब तो अलग बात है, क्योंकि ये बताना जरूरी इसलिए था बिकॉज आपको रेसिडेंशियल स्टेटस समझाएंगे और कंट्री के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर क्या क्या होगा सर। ऐसे इंडिया के बारे में बताना अभी भी बाकी है सर। रेसिडेंट जो है तो फिर इसका रूल्स क्या है सर, चलो रूल्स के बारे में लिखो। रूल्स क्या है, एनी वन कंडीशन। सर क्या कंडीशन, सर रुको सर अभी बता देते हैं। एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2, 2 कंडीशंस है, उसमें से एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। कहां पर है कंडीशन, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला हुआ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 2 कंडीशंस है सर। 2 कंडीशन में से एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सर अगर फुलफिल हो जाए तो, सर अगर फुलफिल हो जाए तो रेसिडेंट, सर अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ओके, बस सिंपल बात है। अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का 2 कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल कर जाए तो रेसिडेंट है, अगर एक भी नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। अब सवाल है सर, ये कंडीशंस जो फुलफिल होगा इसके अंदर क्या बात होगा। सर इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने अभी आरओआर और आर नॉर के बारे में बहुत नारा लगा रहे थे, है ना सर। आरओआर आर नॉर, आरओआर आर नॉर, ऐसे नारा लगा रहे थे अभी हम लोग कुछ देर पहले। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऐसे रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट। कौन होते हैं ये लोग, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कौन होते हैं। और एक तरह का लोग होते हैं जिनको हम लोग आर नॉर कहते हैं सर। क्या कहते हैं, आर नॉर। आर नॉर मतलब ऐसे तो रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है। ऐसे लोग कैसे कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लिखिए सर, ब्रैकेट में लिख दीजिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अब इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। अब यहां पर भी बात है सर कि कौन होगा आरओआर और कौन होगा आर नॉर। अनदर बिग क्वेश्चन आपके सामने। आपने ये पहले देखा कि कौन होगा रेसिडेंट, कौन होगा नॉन रेसिडेंट, तो फिर आपको जवाब क्या मिला कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बोल के एक सेक्शन है जिसके अंदर 2 कंडीशंस है, उनमें से अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको रेसिडेंट कह देंगे। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। मतलब एक भी कंडीशन, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना करे तो उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। लेकिन जब बात ऐसे होगा कि भाई एक बार रेसिडेंट बन जाओ तो फिर अगला 2 सवाल है कि आप रेसिडेंट तो हो बट किस तरह का रेसिडेंट हो। यस यू आर अ रेसिडेंट बट व्हाट टाइप्स ऑफ रेसिडेंट यू आर यू आरओआर और आर यू आर नॉर। सवाल आपके सामने है, जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप आरओआर हो तो फिर आपके लिए क्या बात होगा, अगर आप आर नॉर हो तो क्या बात होने से आप आर नॉर बन जाओगे। आई होप सर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में धीरे धीरे ही सही बट आ रहा है। यहां पर एक एरो देके लिख दो सर, 2 कंडीशन out of 2 condition out of 2 under section 6 subsection 6, under section 6 subsection 6, otherwise what, otherwise are not। अगेन सर बात को समझो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पे 2 कंडीशंस है, 2 शर्तें हैं। शर्त क्या है सर, अरे अभी शर्त तो बताए नहीं ना, बताएंगे रुको। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में 2 कंडीशंस है, दोनों में से दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया आपने तो आप आरओआर बन जाओगे। बट अगर आपने दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया या फिर दोनों में से एक फुलफिल किया, मतलब दोनों ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक करने से भी नहीं चलेगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो आरओआर हो, अगर नहीं करता है तो फिर अदरवाइज, बोलो सर, अदरवाइज आर नॉर हो। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा सर। ये जो बात मैं अभी कर रहा हूं ना आप लोगों से, ये बहुत वाइटल माना जाता है सर इनकम टैक्स की बेसिक्स लेवल में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में से एक डिस्कशन है सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द मेन।
रेसिडेंशियल स्टेटस का ये पहला बात है, ठीक है। आगे चलते हैं सब, क्योंकि जब धीरे धीरे गहराई में जाते हैं ना, फिर गहराई के अंदर जाके समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, तो वो समझने के लिए आपको ये बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। चलो अब क्या करें सर, अभी प्रोविजंस लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मतलब हमें रेसिडेंट का कंडीशन ढूंढना है, रेसिडेंट का कंडीशन ढूंढना है। तो यहाँ पर पैरा चेंज करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखिए, एन इंडिविजुअल is treated as resident। एक इंडिविजुअल को तभी हम लोग रेसिडेंट ट्रीट कर सकते हैं इफ ही और शी satisfy any one condition out of the two under section 6 subsection 1, ओके, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इसके अंदर भी क्या खेल है, क्लॉज ए, ठीक है। इसमें ए में क्या बोला हुआ है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में पॉइंट ए में बोला हुआ है सर, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। क्या बोलता है, फिजिकली, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। ऐसे जानते हो बहुत लोग, बताओ सर क्या है। For at least 182 days. For at least 182 days, very good sir, physically present in India for at least 182 दिन। इंडिया में आपको कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा। ऐसे 182 दिन से क्या समझ आ रहा है, 6 मंथ्स ना सर, बट आप 6 मंथ्स नहीं बोल सकते। हाँ बोलो सर। In the previous year. हाँ, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ऐसे लास्ट दिन मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि नहीं समझा दिया था कल के क्लास में। प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे करेंटली प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, सॉरी करेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021 एंड असेसमेंट ईयर चल रहा है 21-22। तो 21-22 में अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो, एसएससी प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहता है कि नहीं रहता है इंडिया में, वो बहुत वाइटल है आपके लिए। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, करेंटली प्रीवियस ईयर क्या है 2021, ठीक है। जो लोग जून में एग्जाम देंगे उस टाइम पे प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 21-22, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस किस तरह से होता है आप लोग जानते हो, ठीक है। तो करंट प्रीवियस ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर है 21-22। अगर एसएस प्रीवियस ईयर 22-23 है, सॉरी असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22। ये सब तो मैंने कल के क्लास में ही बताया था। अच्छा, साथ में और एक चीज लिखो सर, और देखिए पॉइंट बी। बोलो सर, बोलो, कुछ कहना चाहते हो, ऐसा लग रहा है किसी का अनम्यूट हुआ है। present for 60 days in previous year and তোমার কি বলে ওটাকে 730 days না 729 days in the preceding 365 days. 365 days in the fourth. कान के नीचे भार्चुअल खाने के लिए रेडी हो जाओ। आजकल एक न्यू मॉडल ऑफ थप्पड़ आया है सर, भार्चुअल थप्पड़। हाँ, भार्चुअल थप्पड़ कौन कौन खाएगा, हाथ मत उठाना नहीं तो सच में पड़ जाएगा। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज, ऐसे गुड ट्राई, बट इतना गुड ट्राई अच्छा नहीं हुआ। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रौनक मार खाएगा। प्रीवियस ईयर इज 2021। दादा अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर थप्पड़ के डर से कोई जवाब ही नहीं देगा, फिर आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। सॉरी सर, मैं थप्पड़ वापस कर लिया। चलो
না না 2020 ওটা জরুরি, ওটা না হলে করার ইচ্ছা থাকে না। अच्छा अच्छा ठीक है, तब तो एक नहीं, तेरे को 100 थप्पड़ पड़ेगा। एक थप्पड़ से तेरे को क्या डर लगेगा? वो क्या एक मूवी का डायलॉग था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, किससे डर दबंग लगता है? दबंग। আমি দিচ্ছি दबंग দাদা, से। আমি দিচ্ছি। थप्पड़ अच्छा, से डर नहीं लगता सर, टैक्स से लगता है। टैक्स से डर लगता है। अच्छा, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। ओके, ये करेंटली चल रहा है इसलिए मैंने ये दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही होता है, ठीक है, ये तो मैं करेंटली चल रहा है, दैट्स वाई करेंट प्रीवियस ईयर। ये चेंज होता रहता है सर, जैसे ईयर होगा वैसे हिसाब से चेंज होता रहता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर 2021, 60 days in previous year and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका एग्जांपल लिख लो कैसे होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि 60 डेज इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 में अगर आप 21-22 का असेसमेंट ईयर में खड़े रह के एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो 182 दिन इंडिया में है प्रीवियस ईयर में। अगर है तो बात बन गया सर, एक कंडीशन फुलफिल होने से ही रेसिडेंट है। या फिर दूसरा एक कंडीशंस भी है, अगर 182 दिन वाला कंडीशंस पे आपको फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप ये वाला कंडीशन देख सकते हो, क्या वो 2021 में 21-22 में खड़ा रह के 21-22 असेसमेंट ईयर में आप एसएससी के बारे में क्या सोच रहे हो कि क्या वो 2021 में 60 डेज इंडिया में है, या उसके साथ साथ नॉट जस्ट 60 डेज, उसके साथ साथ 365 दिन 365 डेज इन प्रीवियस ईयर इन 4 प्रीवियस ईयर। 4 मतलब 4 प्रीवियस ईयर, जो करंट प्रीवियस ईयर से पिछला जस्ट एग्जैक्टली सटा हुआ पिछला 4 प्रीवियस ईयर। जैसे कि 2021 अगर अभी का प्रीवियस ईयर चल रहा है, दिस इज करंट प्रीवियस ईयर। हाँ, इफ करंट प्रीवियस इज 2021, देन इसमें आपको कितना दिन रहना पड़ेगा? 60 दिन। और इसके चार साल, इसके पिछला 4 साल, दैट मीन्स 19, 20, 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17, ये 4 साल मिला के कितना दिन? 365 डेज। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, दोनों मतलब या तो पॉइंट ए या तो पॉइंट बी। पॉइंट बी में हमेशा आपको 2 पॉइंट देखना पड़ता है सर, 60 एंड 365 एक साथ फुलफिल होना पड़ेगा। ओनली 60 दिन में खुशी मत बना लेना। हाँ, ओनली 60 डेज हो गया, 365 दिन को देखा ही नहीं, ऐसे मौज नहीं करना है। दोनों एक साथ फुलफिल होगा तभी मौज करना है, नहीं तो मौज नहीं करना। मतलब रेसिडेंट है बोल के चिल्लाना मत चालू कर देना। और 182 दिन का क्या खेल है वो तो अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कैसे कैलकुलेशन होता है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे सर। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? बोलो सर। দাদা एक क्वेश्चन है, বল। বলছি মানে এই যে দুটো কন্ডিশন আছে না বইতে, এদের সেকশন আবার ভাগ করা আছে, একটা সাবসেকশন এ আবার একটা সাবসেকশন সি। এটা কি ম্যান্ডেটরি লেখা? যদি পাস ঠিক আছে, না হলে নরমালি সেকশন 6 সাবসেকশন 1 এটা দিলেই হবে। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देने से ही होगा, उससे ऊपर मतलब और बाइफर्केशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना काफी है सर। बाकी जहां जहां मुझे सेक्शंस को, कौन सा सेक्शंस इंपॉर्टेंट है मैं देखना, क्लास कराते कराते मैं बोलता रहता हूँ ये वाला सेक्शंस याद रखिएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा गहराई में जाके कुछ सेक्शंस होते हैं जो और थोड़ा सा अंदर का, वो अगर आप भूल भी जाते हो, मेन हेड तो सेक्शन 6 का है, सेक्शन 6 या रेलिवेंट सेक्शंस बोल के आप कर सकते हो अगर सब सेक्शन याद ना रहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर आपको जैसे कि ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके सर। और पिता दीप्सा बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? नंदिनी का आवाज नहीं है, नंदिनी आज नहीं है शायद। हाँ सर,
কিরে অর্পিতা বুঝতে পারলি কি পারলি না বল রে। शुभश्री क्लियर है शुभश्री? यस सर। ओके सर ठीक है। अब क्लियर कैसे हुआ है वो तो अभी क्वेश्चंस करने से ही समझ में आएगा। ये मैंने अभी अभी आपको सिर्फ एक ही रूल्स दिखाया, दैट इज रेसिडेंट वाला रूल्स। हाँ, रेसिडेंट वाला रूल्स ही मैंने अभी तक आप लोगों को लिखाया, मतलब ये रेसिडेंट का रूल्स था। कोई रेसिडेंट है या नहीं है उसके लिए आपको दो चीज देखना पड़ता है, या तो 182 दिन इंडिया में वो है कि नहीं है, और दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन है या उससे पिछला 4 साल में 365 दिन है, दोनों एक साथ फुलफिल कर जाता है। तो ये कंडीशन बी फुलफिल कर गया या फिर कंडीशन ए फुलफिल कर गया, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करे तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर ना करे, अगर दोनों में से कोई भी एक ना करे तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है और नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अभी मैं आपके साथ आगे बात करूंगा आरओआर एंड आर नॉर पे, बट बिफोर आरओआर एंड आर नॉर मैं कुछ बातचीत और आपसे बढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आरओआर आर नॉर पे भी बात करूंगा। ठीक है सर? तो चलो सर, इंडिया इंडिया तब से बात कर रहा हूं मैं, कुछ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। मैं आपको पहले भी बोला था इनकम टैक्स में इंडिया का एक अलग ही मतलब सीखोगे आप लोग। अच्छा, एक स्पेशल नोट लिखो सर, ये कुछ स्पेशल नोट में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। स्पेशल नोट 1। अच्छा, जब कैलकुलेशन करोगे ना एक चीज लिख दो, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ number of days, day of arrival, and day of departure. Day of arrival and day of departure are treated as टू डेज। इसको 2 दिन मानेंगे। हाँ सर, जिस दिन आ रहा है और जिस दिन इंडिया छोड़ के जा रहा है, स्पेशली फॉरेन नेशनल्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो जाते हैं, या फिर जो इंडियन बाहर रहते हैं, कभी कभी इंडिया आते हैं फिर इंडिया से चले जाते हैं, आना जाना करते रहते हैं इंडिया में, बाहर में भी बिजनेस है। हाँ, नॉर्मल इंसान के लिए नहीं, जो इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही काम करते हैं, वैसा वाला लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं होता, बट स्पेशली जो लोग आना जाना करता रहता है इंडिया के साथ साथ, ठीक है, कि कितना दिन इंडिया में है, इंडिया से नॉर्मली बाहर का है, इंडिया आता जाता रहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत वाइटल है सर। और उनको इसका ये रूल भी पता होता है, जानते हो आप जब किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम करोगे ना, तो आपको उस फॉरेन कंट्री का भी रूल याद हो जाएगा कि क्या टैक्स का रूल है। आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई कितना दिन मेंटेन करना है उस पर्टिकुलर कंट्री में, किस तरह से इनकम को हिसाब करोगे, वो सब चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्पेशल नोट पे प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, at the time of calculation of number of days, day of arrival and day of departure are treated as 2 days। ये पॉइंट याद रखिएगा। कैलकुलेशंस करेंगे ना तो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। अच्छा, स्पेशल नोट 2। स्पेशल नोट 2 में थोड़ा इंडिया समझेंगे सर, ठीक है? क्या समझेंगे? इंडिया। तो किस तरह से? एक इंडिया बना लो सर। सर ये इंडिया का मैप नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिकली ये किसी भी एक समुद्र किनारे खड़ा होके सोच रहा हूँ, स्पेशली इंडियन ओशियन पे सोचो, तमिलनाडु पे। हाँ, ऐसे किसी इंडियन गूगल अर्थ खुले देखिए दिन ना। हाँ, गूगल में तुम समझ सकते हो। अरे मैं पहले नोट्स लिखाऊंगा ना, इसलिए मैं गूगल में नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप मान लो कि ये देखो सर, आप इंडिया के किसी भी छोर पे खड़े रहो सर, ठीक है? किसी भी छोर पे, मतलब जहां पर आपका समुद्र का किनारा है ना, ये वाला, ये रहा आपका समुद्र किनारे, ठीक है? यहाँ पर किनारे में खड़े रहोगे, स्पेशली आप यहाँ से सोचो, ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप अरेबियन सी से सोचो, ये भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? इंडिया क्या है? ये इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है सर। कितना? 12 नॉटिकल माइल। याद रखिए सर, इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल, मतलब इंडिया किसी भी समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया है, ठीक है? ये समुद्र का 12 नॉटिकल माइल एरिया भारत का है। उसके बाद वो इंटरनेशनल हो जाते हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। अब बात समझ रहे हो ना सर?
तो वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ से भी 12 नॉटिकल मतलब ये समझ सकते हो कि ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है ना, ये नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ये दूसरे कंट्री का भी है, ये म्यांमार का भी है, ठीक है, ये बांग्लादेश का भी है। ये बे ऑफ बंगाल पूरा का पूरा थोड़ी ना भारत का है। जैसे दिखता है कि पूरा भारत, नाम बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, बट ये पूरा भारत का नहीं है। तो भारत का हिस्सा कितना होगा, कहां पर जाके इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है, कहां पर इंटरपोल मेंटेन करता है। अरबियन सी पे तो आप समझ ही सकते हो, इधर भारत में अरबियन सी पे भारत का है, लक्षद्वीप है अरबियन सी पे, देखे हो क्या, कहाँ गया लक्षद्वीप, ये रहा लक्षद्वीप, देख पा रहे सर, ये देखो छोटा छोटा आइलैंड है ना, ये रहा लक्षद्वीप, देखो सर, किसी को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर आइलैंड है बोल के, तो बात समझ रहे हो। तो देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ इंडिया का क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से जो रूल है इंडिया का कि भाई कहाँ तक इंडिया है। अब सर ये कहाँ तक इंडिया है, ये आपके लिए इतना वाइटल क्यों है जानते हो, बिकॉज ये इंडिया का छोर है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया है। अगर किसी फॉरेन कंट्री का शिप, अगर किसी फॉरेन कंट्री का शिप क्या कर रहा है, ये क्या है सर, ये जहाज है, ठीक है, ये एक जहाज है, आप समझ रहे हो ना, जहाज। अब ये जहाज में कोई बैठ के जहाज को लेके आ रहा है, ठीक है, बात को समझो, ये जहाज में बैठ के जहाज को लेके आ रहा है, कहाँ सर, इंडिया के छोर की तरफ आ रहा है, तो इसमें सामान भरा हुआ है। अब वो चाहते हैं कि मैं इंडिया में कस्टम्स के अंदर आना नहीं चाहता, कस्टम्स में आने से उसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो कस्टम्स मतलब वो क्या करना चाहता है कि इंडिया के छोर से पहले ही मान को खाली करता है दूसरे किसी जहाज पे। तो वो अगर ऐसा कर देता है तो उसके लिए भी रूल्स बना हुआ है। तो अगर कोई बाहरी जहाज इंडिया की तरफ आ रहा है या फिर इंडिया का जहाज भी इंडिया से आना जाना करता है, तो कहां पर आने से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नॉर्मल किसी को भी पूछो तो उसको इंडिया लगता है कि जो इसका लैंडमास एरिया है वही इंडिया है, बट ये 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट, 24 नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल, बट कस्टम वाटर तो 24 नॉटिकल माइल तक है। मतलब जो कस्टम्स है, मतलब जिसके अंदर आने से आपको कस्टम ड्यूटी के अंदर आप पड़ जाते हो। मतलब कोई भी जहाज इंडिया के कस्टम वाटर के अंदर आ जाए ना, तो वो इंडिया का मतलब इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप तो इंडिया के कस्टम वाटर में आ गए। कस्टम मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का देखभाल करते हैं। टैक्स भी देना पड़ सकता है, ठीक है, टैक्स भी देना पड़ सकता है कि अगर आप इंडिया के कस्टम वाटर में भी पहुंच जाते हो, ठीक है। ऐसे तो इंडिया एक्सटेंड 12 नॉटिकल माइल तक, पर 12 नॉटिकल माइल से अनदर 12 नॉटिकल मतलब 24 नॉटिकल माइल्स, दिस इज 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सर 12 नॉटिकल माइल मतलब क्या होता है, समझाता हूँ सर, वही मैं आपको लिखाऊंगा। और नॉट जस्ट कि मतलब पानी, इवन इसका आसमान का जो एरिया है वो भी, मतलब इस पानी का ये जो समुंदर है सर, ये सी है ओशियंस का, जो आसमान है ये भी भारत का है, ये आसमान भी भारत का, ये समुंदर भी भारत का कितना तक सर, सर 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक एरिया जो है वो भारत का है। आसमान भी भारत का, समुंदर भी भारत का। और इसके मतलब इसके अंदर कोई अगर बिजनेस भी करे तो वो भी भारत का, और उसके लिए जो टैक्स है वो भी किसको देना पड़ेगा, भारत को ही देना पड़ेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सर, किसी का कोई जवाब ही नहीं है। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब लिखो तो और समझ में आ जाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये इंडिया का लैंड मास है, ठीक है, इंडियन लैंड, ठीक है। अब ये है इंडियन लैंड का ऐसा एरिया जो समुद्र किनारे वाला एरिया है, से फॉर एग्जांपल अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशियंस का एरिया या बे ऑफ बंगाल का एरिया। अब इसमें इंडियन टेरिटोरियल वाटर, यहाँ पर 3 हिस्सा होगा। एक होगा सर इंडियन टेरिटोरियल वाटर, मतलब जो भारत का ही है, कोई देश इसको छीन नहीं सकता। इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। ये कितना का है सर? 12 नॉटिकल माइल का है, 12 नॉटिकल माइल। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये किलोमीटर में कितना होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है सर? ये एरिया छोड़ने के बाद इंडिया का एक दूसरा एरिया आता है। वो एरिया ऐसे तो इंडिया नहीं है,
बट बिजनेस पर्पस में, कस्टम पर्पस में उसको इंडियन कस्टम एक्ट, इंडियन कस्टम ऑर्डर कहा जाता है। नॉर्मली टेरिटरी नहीं है वो भारत का मेन टेरिटरी नहीं है, बट बिजनेस पर्पस में ये इंडियन कस्टम ऑर्डर है, जिसका एरिया, इंडियन कस्टम ऑर्डर का एरिया जो है सर वो 24 नॉटिकल माइल्स है। कहां से? समुद्र किनारे से 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स। यहां से इसके बाद जो एरिया आपको दिखे, इसके बाद जो एरिया दिखे, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बेसिकली 200 नॉटिकल माइल तक हो सकता है। 200 नॉटिकल माइल। इसके बाद जो है सर वो है हाई सी। इसके बाद जो है वो है हाई सी। हाई सी मतलब महासमुंदर बेसिकली, जो इंडिया का एकदम नहीं है सर, किसी, ये इंटरनेशनल एरिया है। हाई सी जो है सर वो इंटरनेशनल एरिया है। ठीक है, दिस इज हाई सी। अब आपको क्या समझ में आया सर? सर समझ में बस ये आना चाहिए कि ऐसे अगर आपको पूछे कि इंडियन टेरिटरी कितना है, तो आपका जवाब रहेगा सर 12 नॉटिकल माइल। कितना है इंडियन टेरिटरी? इंडियन टेरिटरी इज 12 नॉटिकल माइल। इंडिया का कस्टम ऑर्डर है 24 नॉटिकल माइल, और इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल। मतलब अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर समुद्र किनारे से कुछ भी मिलता है, जैसे कि मानो कि तेल का कुआं मिल गया, ठीक है, गैस के लिए कुछ मिल गया, गैस चेम्बर मिल गया, ठीक है, एलपीजी टाइप का कुछ, तो वो भारत का होगा, पहला हक भारत का होगा। अगर 200 नॉटिकल माइल भी कुछ आता है ना, तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो भारत को ही पहले मौका मिलेगा किसी दूसरे कंट्री से। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि ये भारत को समझना बहुत जरूरी है। भारत का वाटर मास में कितना भारत है, और कोई बाहरी समुद्र में कोई बाहरी जहाज, जो बहुत ज्यादा जहाज तो होता है ना सर, बड़े बड़े जहाज आते हैं सर, अपने कोलकाता में भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट शिप बोलते हैं ना सर उसको, देखे होंगे आप लोग। अरे वैसे में नहीं जानना है, मर्चेंट शिप होता है, तो वो शिप इंडिया में आना जाना करता है, तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत वाइटल है हमारे लिए, बिकॉज वहां से हमें टैक्स मिल सकता है या फिर मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करता है। जैसे मैं अगर आपको ईस्ट इंडिया में बताऊं, ऐसे तो अभी सबसे फेमस पोर्ट का बिजनेस चला रहे कौन? अदानी, है ना, बट फिर भी हमारे ट्रेडिशनल वे में कोलकाता पोर्ट, यहाँ पर उड़ीसा में पारादीप, देखा आपने, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट बहुत फेमस है, ये रहा पारादीप पोर्ट। ठीक है, ये एक बहुत फेमस पोर्ट है। उधर कोलकाता पोर्ट, मतलब हल्दिया पोर्ट जो है वो भी कोलकाता का एक्सटेंडेड पार्ट है, इसी एरिया में आता है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, ये रहो कोलकाता पोर्ट जो है वो है, ये देखो यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट, ये आपका कोलकाता पोर्ट इधर आसपास में होगा। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ कि रोचक, फॉल्ता, ये कोलकाता पोर्ट यहाँ पर है। ये डॉक यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करके बड़ा बड़ा जहाज आजकल ना कोलकाता पोर्ट में पहुंच नहीं पाता, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा जहाज जो होता है ना उसको हल्दिया में ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ पर? हल्दिया में। ये रहा हल्दिया, दिख रहा है सर, ये रहा हल्दिया डॉक। यहाँ पर बड़े जहाज आते हैं, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, जो कलकत्ता पोर्ट का ही सब्स्टिट्यूट के हिसाब से अभी बड़ा पोर्ट है सर। यहीं पर ज्यादातर केस में वेस्ट बंगाल का जो फॉरेन प्रोडक्ट होता है वहीं से आते हैं नॉर्मली। और ये पारादीप उड़ीसा में है, गुजरात में भी है, बहुत फेमस पोर्ट है सर। तो ये सब पोर्ट के थ्रू से जहाज आना जाना तो करता है, बट वही देखना पड़ता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस को फुलफिल करना जरूरी हो जाता है। ओके सर, इंडिया का नॉलेज आया कि नहीं? बोल, शुभश्री, ज्योति, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, विशाल है दादा। ओके। चौथा आवाज पाচ্ছি ना है सर। ओके सर, तो इंडिया है ये। अब इसमें लिख दो सर, इंडिया एक्सटेंड
इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 nautical mile. इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 nautical mile. ये नॉर्मल सी जवाब है सर. इंडिया कितना तक है? 12 nautical mile है, बिकॉज वही इंडिया का टेरिटरी है. बाकी 24 और 200 नॉर्मली इंटरनेशनल है, बट कस्टम्स के लिए तो कस्टम्स वाटर यूज हो ही जाता है. मतलब कस्टम वाटर के अंदर अगर जहाज आ जाए तो फिर वो इंडियन कस्टम्स उसको देखेगा कि भाई तुम कौन हो, क्यों जा रहे हो, किसका सामान है. बहुत मैक्सिमम बिजनेस तो जहाज से ही होता है सर. मैक्सिमम बिजनेस तो जहाज से ही होता है. पूरा वर्ल्ड का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो जहाज से होता है. अदानी भी तो इसी तरह से चलता है. अदानी पोर्ट भी वैसी तरह से चलता है सर. जैसे ये हल्दिया डॉक, चलो घूम के आते हैं 2 मिनट. हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, ऐसे तो ईस्ट मिदनापुर में आता है ये हल्दिया डॉक. ये देखो सर, ये सब बड़े बड़े जहाज है. ये फिर भी उतना बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा जहाज आता है. ये देखो, दिख रहा है ना सर? हाँ, ये देखो, ये जहाज के अंदर वाला कुछ एरिया है. ये देखो सर, जहाज देखो. ऐसे बड़े बड़े जहाज मैक्सिमम सामान लेके इस कंट्री का चीज उस कंट्री में, उस कंट्री का चीज इस कंट्री में, ऐसे आना जाना करता रहता है ये लोग. ठीक है, तो मैक्सिमम बिजनेस तो जहाज के थ्रू से होता है, शिप के थ्रू से. अब ये शिप किस कंट्री होके किस तरह से कब गुजरते हैं, ठीक है, इसका जवाब देखना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस इसके ऊपर बेस करके बना हुआ है. ठीक है, ये देखो कंटेनर देखो. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत वाइटल होता है टैक्स के पर्पस पे. ठीक है, टैक्स पर्पस में बहुत ही वाइटल माना जाता है सर. ओके सर, थोड़ा नज़ारा देख लिया आप लोगों ने. ओके, 12 नॉटिकल माइल्स. अच्छा, नाउ चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं सर. चलो, हो गया, बहुत सारा कहानी हो गया, प्रोविजंस भी समझ गए. अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर লিখে দিন ওটা 1 নটিক্যাল মাইল ইকুয়ালস টু কত কিলোমিটার, ওটা একটু লিখে দিন. ओह अच्छा अच्छा, एक सेकेंड. 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू, अच्छा ये लिख लो सर, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू बेसिकली 1. हाँ बोलो, 515 माइल, 1.515 माइल्स. मतलब नॉटिकल माइल्स एक्चुअली समुद्र पे होता है, और ये अगर मैं नॉर्मल प्लेन सरफेस में देखूं तो 1.515 माइल्स होता है. और इसको अगर आप किलोमीटर में ट्रांसफर करो तो 1.853 किलोमीटर, 1.853 किलोमीटर. तो 1.853 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर. मतलब 2 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर मतलब 24 किलोमीटर. इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सर, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि भारत का जो समुद्र का किनारा होता है, किनारे से 24 किलोमीटर एरिया, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कॉन्सेप्ट है, 24 किलोमीटर तक एरिया भारत का है. कोई भी किनारा ले लो, स्पेशली दक्षिण भारत या अरबियन एरिया देख लो. ठीक है, अरबियन सी या फिर इंडियन ओशियंस पे, स्पेशली इवन बे ऑफ बंगाल पे, उसमें भी कर सकते हो. ठीक है, यहाँ से 24 किलोमीटर एरिया भारत का है, 24 किलोमीटर. हाँ, यहाँ पर देखो, जहाँ श्रीलंका के साथ ये बहुत ही क्लोज एरिया है, ये सब जगह में थोड़ा सा क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है कि भाई कौन सा एरिया किसका होगा, वो कंट्री टू कंट्री एडजस्ट कर लेता. ये नहीं तो ये बोलेगा ये 24 मेरा, वो बोलेगा ये 24 मेरा. ठीक है, तब तो लड़ाई हो जाएगा ना. तो ये लड़ाई थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं. ऐसे आप लोगों को श्रीलंका का खबर मिला है सर, अपडेट? हाँ, श्रीलंका फूड क्राइसिस में चल रहा है, खबर है किसी को? श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है सर, फूड, श्रीलंका में फूड क्राइसिस हो गया सर. श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजंस लिया है. फर्टिलाइजर यूज नहीं करेगा, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा. और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए श्रीलंका ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया फर्टिलाइजर. स्पेशली इंडिया से, चाइना से जो फर्टिलाइजर लेता था, वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट बैन कर दिया, मतलब रोक दिया. अब फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो फिर फार्मिंग में जो, देखो सर, फर्टिलाइजर आने में क्या होता है, फार्मिंग जल्दी होता है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में समय लगता है. और इतना दिन तो फर्टिलाइजर यूज करके ही किया था. अब अचानक अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो टाइम लग जाएगा. तो अभी ऐसा हालत हुआ सर वहां पर, मतलब हर चीज का दाम मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है डे बाय डे. अब गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगा आई डोंट नो, बट टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग एट ए टाइम डिसीजंस लेना मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया. ऐसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजंस लेना,
बट थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। ऐसे पॉपुलेशन कम है श्रीलंका का कंपैरेटिवली, बट फिर भी उतना भी कम नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लेके करना चाहिए था। तो ये बहुत बहुत एक क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है, इमरजेंसी जैसा हो गया सर। और कोविड के कारण से फॉरेक्स रिजर्व भी खाली है, मतलब श्रीलंका के थ्रू से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, जिसके ऊपर डिपेंड करके इसको जो डॉलर मिलता था, तो वो डॉलर का इनकम भी इसका बंद हो गया है। मतलब कंपेरेटिवली पहले जैसा डॉलर का इनकम था उसके हिसाब से इनकम कम हो गया है, तो फॉरेक्स भी खाली हो रहा है इसका। फॉरेक्स खाली मतलब सर इसके पास जो फॉरेन पैसा होता था, डॉलर इनकम जो इसके पास होता था, उसके थ्रू से वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता था, बट फॉरेक्स रिजर्व का भी प्रॉब्लम है और इधर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, सब कुछ लेके श्रीलंका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलो सर, अपडेट था मुझे इकोनॉमी का, दे दिया आपको। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल, क्वेश्चन कर लो। अच्छा, ये किलोमीटर का हिसाब भी समझ में आ गया। चलो सर, कुछ इजी क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? ओके, पहले कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज पहले ही टफ क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मुश्किल में पड़ जाओगे। ऐसे ही थोड़ा रेसिडेंशियल स्टेटस टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा है पर मेरा है, क्या है सर? टेढ़ा है पर मेरा है। सर कुरकुरे का ऐड होता है ना सर, टेढ़ा है पर मेरा है, अभी भी चलता है क्या? मैं तो टीवी देखता नहीं सर। मिस्टर एक्स, अ फॉरेन सिटीजन, came to India for the first time. पहली बार भारत में आ रहा है सर। मिस्टर एक्स, ए फॉरेन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया आ रहा है सर, एज ऑन 22nd of January 2021, ठीक है? 2021 फॉर, अच्छा 2021 नहीं, 2020 कर दो, 2020 में, फॉर 200 डेज, कितना दिन? 200 दिन के लिए। 21 भी करने से चलता, ठीक है, 200 दिन 220 कर लो, ठीक है। कैलकुलेट, एक ही बात है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 में इस मिस्टर एक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए आपको। बोलो सर, क्या जवाब बताओगे? मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, ये रेसिडेंट है या नहीं है ये बताना इंडिया में, ये मिस्टर एक्स इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है ये आपको बताना पड़ेगा। सर बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मिस्टर एक्स एक फॉरेन सिटीजन है जो भारत में आ रहा है पहली बार 22 जनवरी 2020 को, 200 दिन के लिए आ रहा है। आपको पूछा जा रहा है क्या ये 1920 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है या नहीं, सॉरी 2021 प्रीवियस ईयर में ये रेसिडेंट नहीं, 2021 नहीं है, 1920 है, सॉरी 1920 प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट है या, ये 2021 भी होता, अगर मैं इसको 21 कर देता तो 2021 हो जाता। तो बताओ सर, क्या वो रेसिडेंट होगा? कैसे करोगे कैलकुलेट? नॉन रेसिडेंट होगा। वो नॉन रेसिडेंट होगा, क्यों? कितना दिन हो रहा है? 70 कितना दिन? 70। 70 डेज। ओके, सब कोई मुझे 70 दिन बोल रहा है कि वो भारत में 1920 में 70 डेज रह रहा है। क्या सबका 70 डेज ही आंसर आ रहा है सर? चलो मैं चेक करता हूं कि वो कितना दिन भारत में होता है सर। प्रीवियस ईयर में चेक करना है आपको, तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 1920, ठीक है।
प्रीवियस ईयर है हमारा 19 एंड 20, तो 19-20 प्रीवियस ईयर में आपको चेक करना है अप्रैल से लेके ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये है ना। तो सर वो फर्स्ट टाइम कब आ रहा है, कौन से मंथ में आया फर्स्ट टाइम? जनवरी में आया ना, फर्स्ट टाइम आया जनवरी में। जनवरी के कितने तारीख में आया सर? 22 जनवरी को आया, 22 ऑफ जनवरी को आया। तो 22 जनवरी को वो कितना दिन, फिर जनवरी मंथ में वो कितना दिन है इंडिया में? 22 जनवरी से 31 जनवरी कितना दिन होता है सर? बोलो। जिस दिन आया और जिस दिन आया उसको काउंट करना चाहिए, तो 22 से 31 तक काउंट करो ना, 22 से 31 तक काउंट करो। 10 दिन सही बोला है क्या? सबको समझ में आया कि क्यों 10 दिन हुआ? आप 22 ऑफ जनवरी से 22 से 31 तक काउंट करो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, आप देखिए आपको 10 दिन मिल जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे पूछ सकते हो सर कि समझ में नहीं आया। तो 22 जनवरी से 31 जनवरी 10 दिन, फरवरी में कितना दिन होगा? 29 क्यों 29? क्यों? लीप ईयर आल्सो। 2019, ये 2019 का फरवरी है कि 2020 का फरवरी है? 20 का फरवरी है। हाँ ओके सर, 20 जो है लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 29 डेज का हुआ, और मार्च जो है ये 31। तो 10, 29 एंड 31 कितना दिन हो गया? सबको ऐड कर दो। 70 डेज। सर रेसिडेंट होने के लिए क्या शर्त होता था? किसी को रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशंस है कि उसको प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना पड़ेगा? 182 डेज। 182 डेज, और उसके साथ और एक शर्त है, 60 दिन रहना पड़ेगा। 60 दिन, और उसके साथ साथ 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये इसका 182 तो फुलफिल नहीं किया, 182 तो फुलफिल नहीं किया, बट 60 दिन तो फुलफिल कर गया ना। सिक्सटी डेज की जगह तो 70 डेज है वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में, लेकिन 365 डेज नहीं है सर। 365 दिन तो नहीं होंगे प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज नहीं है। वेरी गुड सर। प्रीवियस 4 ईयर में मतलब 60 डेज प्रीवियस ईयर 1920 में चाहिए था, और उसके पिछला 4 साल में, दैट इज 18-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16, ये 4 साल मिला के 365 डेज होना जरूरी था। बट ये मिस्टर एक्स तो फर्स्ट टाइम आया ना सर इंडिया में, है। तो ये तो होगा ही नहीं फिर। ये तो फर्स्ट टाइम कोलकाता, सॉरी इंडिया आया, कोलकाता बोल दिया मैंने। ये फर्स्ट टाइम भारत में आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम भारत में आया। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया। तो जस्ट मुझे बताओ सर कि जो बंदा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट बोलेंगे कि नॉन रेसिडेंट बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट। बोझा गया अर्पिता? बोल। यस सर। बस इतनी सी बात है। अब इसको लिखने का कुछ तरीका होगा सर। हाँ, ऐसे नहीं कि 70 डेज हो गया और आपका जवाब खत्म और आप नॉन रेसिडेंट लिख दिया, नहीं, दैट्स नॉट द वे टू राइट डाउन द इनकम टैक्स क्वेश्चंस। आपको इसका प्रोविजंस बताना पड़ेगा। मैं एक लिख के दे रहा हूं, बट आप लोग जब भी करोगे प्लीज ये मेंटेन करिएगा। अब कोई बोलेगा सर मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं? एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको बस जानना चाहिए, लेकिन मैं लिखाने का तरीका एक बार बता देता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 प्रोविजंस जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले लिखा है ना, उसी को लिखना पड़ेगा। An individual is treated as
resident in India individual is treated as resident in India if he or she satisfied any one condition out of 2 of section 6 सबसेक्शन 1 है ना। क्या था? एक कंडीशन था फिजिकली प्रेजेंट। मैं एक बार लिखा देता हूं सर, बट नेक्स्ट टाइम से आप खुद से लिख लीजिएगा। हाँ, मैं बार बार ये प्रोविजंस नहीं लिखाऊंगा, बिकॉज ये तो प्रोविजंस मैंने आपको ऑलरेडी कॉपी में लिखा के रखा। बस ये सिस्टम है एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, मतलब तरीका है। अब एमसीक्यू में जरूरत नहीं है, बट सब्जेक्टिव में जरूरत होगा। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया for at least 182 days during previous year 1920 during previous year हमारे केस में, इस केस में 1920, ओके। और साथ में और कंडीशन बी, प्रेजेंट इन इंडिया for 60 days, present in India for 60 days during PY 1920 and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year, that is 1920. तो कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन लिख दो सर। In the given problem, Mr. X fails to satisfy both condition under section 6 subsection 1. So Mr. X is a non-resident in India. So Mr. X is a non-resident in India. लॉजिकली प्रूव हो गया, ठीक है सर। ये प्रूव हो गया सर। प्रूवमेंट करना था आपको पूछा था कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले लॉजिक देना था। और वो लॉजिक आपको कहां से मिलेगा? लॉजिक आपको मिल जाता है एज पर दी प्रोविजंस, जो प्रोविजंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो है ना सर, ये एक्चुअली ना, ये एक सब्जेक्ट होता था, मैंने पढ़ा था स्कूल लेवल में, फिलोसॉफी बोल के मेरा एक सब्जेक्ट था स्कूल लेवल में। तो फिलोसॉफी में आई थिंक आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने कभी शौक से भी फिलोसॉफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिलोसॉफी में इस तरह से होता है कि आपको हर बात में प्रोविजन समझना होता है, फिर उसके हिसाब से प्रूव करना होता है, ठीक है। फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड प्रूवमेंट। तो ये भी कुछ उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था कि ऑल अबाउट लॉजिक एंड प्रूवमेंट एंड प्रोविजंस। तो यहाँ पर लॉजिक बहुत केस में काम नहीं करता, बट जो प्रोविजंस है वो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और वो प्रोविजंस कौन बता के रखा है? वो प्रोविजंस इनकम टैक्स वाले बता के रखा है। अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बोल के रखा, वो लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, इस पे सवाल कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं। रियल लाइफ में करो, कोर्ट में केस करो कि ये इलॉजिकल है, वो अलग बात। बट सर इन एग्जाम सिचुएशंस जो बता के रखा है आपको वही बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रोविजंस मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो फिर जैसे जवाब होगा। जैसे इस केस में रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का जवाब पता हुआ। बोलो सर, आंसर लिखने का तरीका कुछ समझ में आया?
बहुत लोग मैंने देखा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका होता है वो लोग क्या करता था, ऐसे बस कैलकुलेशंस भी कभी कभी दिखाता नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं नॉन रेसिडेंट। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको लॉजिकली लिखना पड़ेगा। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में आपको ऐसे लॉजिकली लिखना पड़ेगा, सीएमए के एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आजकल ऑनलाइन में थोड़ा सा वो लोग शॉर्टकट कुछ दे रहा है, आपको जितना पूछेगा वो उतना बोलो कि भाई 70 डेज कैलकुलेट करके दिखा दो और इतना करो। सीएस के एग्जाम में कैसे कर रहा है, वो डायरेक्टली आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप कैलकुलेट ड्राफ्ट में करो, वहां पर कोट कर दो। अब देखो सर, एज पर एग्जाम पैटर्न आपको चलना चाहिए, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज द ओवरऑल तरीका, व्हाट इज द ओवरऑल तरीका, वो आपको पता होना चाहिए। जो लोग दोनों एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, सीए के एग्जाम में बैठ रहे हैं, सीएमए के एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से जहां पर जैसा पूछेगा, बट आपको मेन चीज पता होना चाहिए कि ओवरऑल कैसे होता है, वो पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस, देन चाहे आप एक एग्जाम में बैठो या 3 एग्जाम में बैठो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता सर। प्रोफेशनल्स क्वेश्चंस का पैटर्न सबका अलग अलग हो सकता है, बट मेन जो एरिया है वो तो अलग नहीं होगा ना सर। इनकम टैक्स किसी के लिए नहीं बदल सकता, इनकम टैक्स अपने जगह में जहां है वहां वहीं पर रहेगा। ओके सर, और एक एग्जांपल करो सर, और एक एग्जांपल। ऐसे तो बहुत सारा मैं होमवर्क देने के लिए आज सोचा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी मेरे साथ साथ करो। मिस्टर एक्स comes to India for the first time। सर फिर से पहली बार, हाँ सर, ये सब पहली बार भारत के साथ मोहब्बत कर रहा है। मिस्टर एक्स comes to India for the first time। 7th of July 2018, 7th of July 2018, and written back as on 4th January 2019, and again came back, फिर से आ गया, again come back to India as on 4th September 2020। ठीक है, 4th जन को रिटर्न कर चल गया था, फिर बैक में आया सर 4 सितंबर 2020 को, एंड स्टे हियर till 12th June 2021। कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. X for previous year 21-22 and assessment year 22-23। ये रहा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है आपका 21-22। बोलो सर क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया रहे आप लोगों को? ओके सर, चलो करके बताओ। दीक्षा, अर्पिता प्लीज आंसर करो। रोशनी, प्रिया, सभी को बोल रहा हूँ, तथा शुभो, एवरीबॉडी, इंकी, आंसर करके बताओ कि क्या होगा। सर कैसे करना है, वही डेट कैलकुलेट करना है, कब आया कब गया, इस तरह से आपको सोचना होगा, कब आया है और कब गया है। आया गया का खेल है और कुछ नहीं है। पहले आया गया देख लेते हैं, उसके बाद प्रोविजंस बताते हैं। चलो तो बताओ सर, मुझे थोड़ा हेल्प करो। सर प्रीवियस ईयर फर्स्ट टाइम कब आ रहा है क्वेश्चन में, देखो तो जो फर्स्ट टाइम जो वो आ रहा है वो कौन से प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 7 जुलाई 2018, तो 2018 का 7 जुलाई कौन सा प्रीवियस ईयर में आएगा?
18-19, हाँ सर, हाँ 18-19। 18-19, 7 जुलाई 2018 इज 18-19। सर फिर कितना दिन रहा और कब चला गया फिर से? 2018 एंड रिटर्न बैक एज ऑन 4 जनवरी 2019, 4 जन 2019 को रिटर्न जा रहा है सर। तो फिर 7 जुलाई के बाद वो 4 जनवरी 2019 तक रिटर्न जा रहा है। तो अब मुझे आप नेक्स्ट बताओ सर कि 4th ऑफ जनवरी 2019 ये कौन सा ईयर है? 18-19। 18-19, ओके। तो मतलब 18-19 में ही आया था और 18-19 में ही जा रहा है। चलो ये एक अच्छा समझ में आ गया। फिर से कब आ रहा है सर? अगेन कम बैक कब आ रहा है फिर से? 4 सितंबर 2020 को। तो 4 सितंबर 2020 किस ईयर का पार्ट है? 2021, हाँ सर, हाँ 2021। 4 सितंबर 2020 मतलब 2021, ओके। 2021 में 2021 में वो फिर से वापस आया और 12 ऑफ जून 2021 तक वो इंडिया में रहा। ये 12 जून 2021 ये कौन सा ईयर है? ट्वेल्थ जून 2021 किस ईयर का पार्ट है? 2021 या 21-22? कोई भी ईयर स्टार्ट कब होता है? कोई भी ईयर स्टार्ट होता है सर 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। आप कैसे समझोगे सर? सिंपल बात है। 12 जून 21, 12 जून 2021 ये स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 21 को। 1 अप्रैल 21 को ये ईयर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये 21 और 22 का पार्ट है। अर्पिता मुझे बता, तुझे समझ में आया? दित्सा, 1 अप्रैल 21 में 1 अप्रैल 21 मतलब 2021 1 अप्रैल ये स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो 12 जून उसके अंदर में आता है ना सर। 21 22 ये जो टाइम पीरियड है इसी के अंदर 12 जून 2021 है, ये सब नो है ना। 4 सितंबर 2020, 4 सितंबर 2020 ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। तो 4 सितंबर उसके बीच में आ गया ना। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा डेट का कैलकुलेशन कि भाई जो डेट है वो किस प्रीवियस ईयर का पार्ट बन रहा है, जो डेट आ रहा है, जो डेट जा रहा है वो किस प्रीवियस ईयर के अंदर आता है। तो फर्स्ट टाइम जो आपने देखा सर पूरा का पूरा इसका रूट देखो, आया 7 जुलाई को, आया 7 जुलाई को जो 18-19 है, रहा और फिर चला गया 4 ऑफ जनवरी 2019 को। तो 18-19 में ही आया था, 18-19 में ही चला गया। फिर से वापस आया 20 और 21 को। 2021 में वो आया 4 ऑफ सितंबर को जो 2021 का पार्ट है और फिर इंडिया में रहा 12 जून 2021 तक और जो 21-22 का पार्ट है। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर? अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बस डेट वाइज आपका प्रीवियस ईयर क्या है, चाहिए प्रीवियस ईयर किस प्रीवियस का कैलकुलेट करना चाहते हो? फिर 21-22 का कैलकुलेट करना चाहते हो, यही ना। तो अगर आप 21-22 कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 21-2 के हिसाब से आपको डेट को पुट करना है। सिंपल सी काम है सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा अगर करोगे ना गलती कभी ज्यादा होगा नहीं। गलती हो सकता है बट ज्यादा गलतियां होने का चांसेस कम हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 21-22 जिसका आपको हिसाब चाहिए। लेकिन इससे पहले आप कितना साल तक पीछे तक देख सकते हो रूल्स के हिसाब से? 4 साल। तो 21-22 अगर आपका चाहिदा साल है, मतलब जिस साल का एक्चुअली आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, पिछले इसका पिछले 4 साल क्या क्या है? 2021, 1920, 18-19 एंड 17-18 है ना। ये आपका मेनली जरूरत है। अगर उससे पहले भी कुछ ईयर आपको जरूरत दिख रहा है तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। रेसिडेंट आ रहा है सर? ओके सर, 1 मिनट रुक जा, मैं देखता हूँ। मैच करने से तेरा मेरा मैच करने से ठीक हो जाएगा।
तो 2021 में, अच्छा अब क्या करना है सर, एक हिसाब बताता हूँ सर। देखो वो आ कब रहा है, 18-19 पे ना। तो देखो सर हमारा चाहिए 17-18, तो मैंने लिख दिया 17-18, बट वो आ रहा है 18-19 पे ना। तो आप मुझे थोड़ा इतना हेल्प कर दो सर, अप्रैल मई, इस तरह से लिख लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, एक सेकेंड, एंड मार्च, ठीक है। और एक टोटल का कॉलम भी बना लेना। तो जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और एक टोटल का कॉलम, ठीक है। तो अप्रैल में, अच्छा 20-21 में कुछ मत कीजिएगा अभी, 20-21 21-22 में कुछ ना करे। जो करना है वो जब आ रहा है उससे शुरू करें। स्टार्ट कहाँ से करना है, जो उसका इंडिया में आने वाला डेट है। तो आप लोग मुझे बताओगे सर कि 18-19 में वो फर्स्ट टाइम कब आ रहा है, 7 जुलाई को ना। अरे तथा ठीक बोलছি है सर। तो 7 जुलाई से पूरा जुलाई में कितना दिन होगा फिर, 7 जुलाई अगर आ रहा है तो जुलाई 31 का है, तो 31 दिन का जुलाई ये 7 तारीख को आ रहा है, कितना दिन होगा, 25 दिन। वेरी गुड सर। जुलाई मंथ जो है 31 डे का 7 दिन बाद आ रहा है, तो 25 दिन इधर होगा। अगस्त में कितना दिन पूरा रहेगा, अभी 31 डे का अगस्त होता है। यू हैव टू नो सर कि कौन सा महीना कितना दिन का होता है। तो अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, है ना अर्पिता। सितंबर कितना महीने का होता है बोल, 30। अक्टूबर 31, नवंबर 30, तो 4 दिन होगा। दिसंबर 31. लेकिन यहाँ पर दिसंबर में देख वो चला जा रहा है, क्या मैंने गलत कर दिया क्या। জানুয়ারিতে চলে যাচ্ছে জানুয়ারি 4 তারিখ। জানুয়ারি और तो फिर दिसंबर 31 होगा ना। ओके दिसंबर में 31 होगा, जनवरी में वो 4 दिन में रह के चला जा रहा है। तो फिर जनवरी में 4 दिन, जाने वाला दिन काउंट होता है ना, तो जनवरी में 4 दिन। ओके फरवरी मार्च इंडिया में नहीं है वो, ठीक है। फिर से वो 1920 में, 22 days। नहीं एक सेकेंड, 1920 में वो इंडिया में है क्या, ना सर। वो फिर कब आया इंडिया, 2021 सितंबर। 2021 के सितंबर में। सितंबर का कितना तारीख को आया, 4 तारीख, है ना 4 तारीख। तो देखो सर 30 दिन में से 4 दिन माइनस कर दो, कितना होता है 26, और जो दिन आया है सर उसको काउंट किया जाता है, तो 27। इस तरह से काउंटिंग होता है सर। 30 दिन का सितंबर है, 4 तारीख को आया है, ऐसे तो 26 होना चाहिए, बट जो दिन आता है वो दिन काउंट होता है, जो दिन जाता है वो दिन भी काउंट होता है। इसलिए सितंबर में 27, अक्टूबर में 31 अभी है इंडिया में, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 अभी है इंडिया में, जनवरी में कितना 31, फरवरी में क्या होगा सर 28 या 29, ये 21 का फरवरी है ना, ये 2021 का फरवरी है। हाँ सर। आप लोगों को लीप ईयर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी ईयर लीप ईयर है तो उसमें फरवरी का मंथ क्या होता है 29 होता है, ये लोग तो आप लोग जानते ही हो ये चीज। तो ये 21 का फरवरी है, तो 21 का फरवरी लीप ईयर नहीं है, सो 28। मार्च में भी वो है इंडिया में, सो 31, मार्च में भी वो इंडिया में है, सो 31। लेकिन क्या चला गया क्या, नहीं अभी भी है। अप्रैल में वो इंडिया में है 21-22 का है सर, 21 के अप्रैल में है वो इंडिया में। मई में है 31, वो जून की 12 तारीख तक है सर, तो जून का 12, ओके जून का 12 ऑफ जून तक वो इंडिया में है, उसके बाद वो फिर से चला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ईयर वाइज बस टोटल करना है, आपको बस ईयर वाइज टोटल करना है। आपको क्या करना पड़ेगा फिर अभी, सिंपल सी काम है सर।
ये टोटल कॉलम मैं थोड़ा साइड कर दिया। चलो बताओ, अब आपको क्या करना है, सब टोटल करो, ये सब टोटल करो साइड साइड में, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ये सारा का सारा टोटल करके बताइए मुझे। 21-22 का टोटल होगा, 19-20 का सॉरी 73 আর আপনার 20-21 হবে 209 আর 18-19 হবে স্যার 182। सबका मैच हुआ कि देखो तो। चौथा ने बोला सर 18-19 का 182 दिन हुआ है, इसका 209 दिन हुआ है, दैट इज 2021 का, एंड 21-22 का 73 डेज हुआ है। क्या सबके साथ मैच किया है चौथा का? मैंने किया नहीं टोटल। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर मैच करेगा। ये तो दिख रहा है था 73, मुझे सही लग रहा है अभी, मुझे चौथा का सही लग रहा है। आप लोग भी बताओ सर, कंफर्म करो एक बार। कंफर्म करो सर बाकी लोग, ये सब मैच किया। Yes, sir. 200, ओके सर। अब देखो सर, आप लोग एक काम करना, ये जो एरिया है ना इसको अलग कर दो। क्यों इसको अलग क्यों किया? बिकॉज हमें क्या चाहिए, ये 73 डेज जो है ना, ये तो मेरा प्रीवियस ईयर का डेट है। प्रीवियस ईयर में मुझे कितना दिन चाहिए था? रूल क्या बोलता है? 182 दिन। क्या हुआ है सर 182? না স্যার সেকেন্ড প্রভিশনটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে 60 ডেজ Provisions- আর 365 ডেজ। वेरी गुड सर। प्रोविजन ए जो है, प्रोविजन ए नॉट मैच सर, प्रोविजन ए नॉट मैच, बट प्रोविजन बी मैच किया, और वो भी दोनों का दोनों। देखो 60 के जगह 73 है, ये हो गया। और एक क्या चाहिए था, पिछला 4 साल में 365, 209 और 182 टोटल करके बताओ ना सर। 391 391। तो सेकेंड प्रोविजन के लिए क्या चाहिए था? 60 दिन एंड 365 दिन 4 साल में। ये सेकेंड प्रोविजन था। हमारे केस में क्या हुआ? 73 डेज एंड 391 डेज। तो फिर सर सेकेंड प्रोविजन मतलब प्रोविजन भी मैच कर गया ना, प्रोविजन बी फुलफिल। तो क्या बनेगा, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? Resident. रेसिडेंट सर। थैंक यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। अच्छा सर, मैं एक बात आपको बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का डेट का कैलकुलेशंस करोगे ना, हमेशा जब जिस डेट से आया है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करना। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 21-22 का चाहिए तो 21-22 से काउंटिंग करते हैं। कई बार ठीक हो जाता है, बट गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप लोग हमेशा ना ये वाला सर्कल जो है ना, मतलब आप लोग स्टार्ट करना जब से आया है, इस तरह से सर्कल को स्टार्ट करना, इस तरह से, ठीक है सर? तो जाके आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। 18-19 से स्टार्ट करो, फिर 19-20 में जाओ, फिर 20-21 में जाओ, फिर 21-22 में जाओ, तब जाके देखना आपका सारा का सारा जवाब मैच कर जाएगा और सही होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। ये बात का खास ध्यान रखिएगा। बाकी कंक्लूजन लिख लो सर। कंक्लूजन लिख लो सर। In the given case, Mr. X satisfy condition B of section 6 subsection 1, that is 73 days and 391 days in 4 previous year immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. So Mr. X is a resident in India. Okay, resident in India. ओके, ये रहा आपका फाइनल जवाब। लेकिन सर हम लोगों ने अभी भी
ROR एंड R0 फाइंड आउट करना नहीं सीखा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा चर्चा ही रहेगा ROR के बारे में बताना, R0 के बारे में बताना और उसको भी एस्टेब्लिश करना। जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, नॉट जस्ट कि रेसिडेंट पूछेगा, साथ में वो किस तरह का रेसिडेंट है वो भी पूछेगा, ROR है कि नहीं, R0 है कि नहीं वो भी पूछेगा। मैं अभी आप लोगों को घर में कुछ होमवर्क दूंगा सर, जिसमें हम आपको रेसिडेंट ही पूछेंगे, ठीक है। आई आस्क रेसिडेंट ओनली, तो आप रेसिडेंट है कि नहीं वो पहले बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं ROR और R0 भी सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस एक साथ बताऊंगा, मतलब होमवर्क के लिए दे दूंगा। तब आपको रेसिडेंट, ROR, R0 सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं होमवर्क देता हूं, आप लोगों को शेयर करता हूं रेसिडेंट का होमवर्क, जो आप लोग घर पे जरूर ट्राई करें, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके एकदम मजाक नहीं सर, इसको हमेशा सीरियसली दिन दिमाग लगा के जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये आगे बहुत काम आता है। ओके ठीक है। शुभश्री तथा शुभो, ज्योति, रित्सा, बोलो अर्पिता, क्लियर है कि नहीं है रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन 6 सबसेक्शन 1? पूरा तो नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में भी जाएगा। हाँ तथा बोल, কিছু বলছিস? বললাম স্যার ক্লিয়ার। ওকে, বাকি सबको অর্পিতা বোঝা গেছে? অর্পিতা বল, একটু প্র্যাকটিস করবি কিন্তু, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैं होमवर्क देता हूँ, उसको ट्राई करो। हाँ दीक्षा বল, কিছু বলছিস? না না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তো শরীর খুব খারাপ দেখছি।